Hello everyone, welcome to Next IAS UP PCS Aaklan Mains Test discussion. In our today's session, we are going to discuss from question number 1 to question number 20, जिसे हम डिटेल में देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे how you should write your introduction, main part किस तरीके का होना चाहिए and how you should end your answer in conclusion. All those things we are going to discuss in detail in our today's session. जो मोड होगा डिस्कशन का that will be bilingual in both the medium. इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, दोनों माध्यम में हम डिस्कशन करेंगे, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी, दोनों ही माध्यम में डिस्कशन होगा. सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज डिस्कशन ऑफ आकलन यूपीपीसीएस मींस टेस्ट नंबर 5. आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है. फर्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? Is India at the risk of stagflation in the backdrop of global supply disruptions and domestic demand challenges? Stagflation क्या होता है? क्या ग्लोबल सप्लाई चेन में डिसरप्शन की वजह से क्या इंडिया स्टैगफ्लेशन के कगार पे है? तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हमें स्टैगफ्लेशन के बारे में बताना होगा. तो स्टैगफ्लेशन क्या है? स्टैग्नेंट इन्फ्लेशन. ठीक, स्टैगफ्लेशन को अगर आप देखोगे तो स्टैग्नेंट इन्फ्लेशन, बेसिकली इन्फ्लेशन कब आती है? व्हेन डिमांड इज हाई एंड सप्लाई इज लेस, है ना. इन्फ्लेशन कब आता है? व्हेन देयर इज अ हाई डिमांड. देयर आर वेरियस रीजन, बट डिमांड और सप्लाई के मिसमैच की वजह से इन्फ्लेशन आता है. दैट इज द कोर एस्पेक्ट बिहाइंड द इन्फ्लेशन. ओके, बट स्टैगफ्लेशन में क्या है? इकोनॉमी स्टैग्नेंट है लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा है. ओके, सो दैट इज द सिचुएशन ऑफ स्टैगफ्लेशन. ओके, इसमें हमारी ग्रोथ भी नहीं है और अनएम्प्लॉयमेंट भी है. बेसिकली अगर आप देखोगे जब इन्फ्लेशन होता है, महंगाई होती है, तो जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी थोड़ी सी बढ़ती है बिकॉज ऑफ द हायर डिमांड. ओके, बट स्टैगफ्लेशन में क्या होता है? स्टैग्नेंट है इकोनॉमी, इन्फ्लेशन हाई है बट एम्प्लॉयमेंट भी नहीं बढ़ रहा है. ओके, ग्रोथ भी नहीं हो रही है. राइट, सो दिस इज द सिचुएशन. तो ये आपको अपने इंट्रोडक्शन में लिखना है, फिर बताना है कि क्या इंडिया इसके रिस्क में है स्टैगफ्लेशन के. तो आप अपने पॉइंट्स को जस्टिफाई करेंगे, सपोर्ट करेंगे. पहला क्या है? इंपोर्टेड इन्फ्लेशन ड्यू टू सप्लाई डिसरप्शन. तो देखो ग्लोबल सप्लाई चेन में जो बॉटलनेक्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, स्पेशली क्रूड ऑयल को लेकर के, सेमीकंडक्टर को लेकर के, फर्टिलाइजर को लेकर के, इसने हमें इन्फ्लेशन को एक तरीके का इन्फ्लेशन लेकर के आया है. ठीक है, क्योंकि कई बार युद्ध की वजह से, वॉर की वजह से ऑयल में प्रॉब्लम आते हैं, ऑयल के सप्लाई में प्रॉब्लम आते हैं, फर्टिलाइजर में दिक्कतें आती हैं, है ना. जैसे ब्रेंट क्रूड प्राइस हुआ 2022 टू 2023 में, जिससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बढ़ा है. ओके, तो दैट इज वन ऑफ द थिंग. देन हाई रिटेल इन्फ्लेशन इज देयर. तो इंडिया का जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये अराउंड अपर लिमिट ऑफ आरबीआई टॉलरेंस बैंड, दैट इज 6% से ज्यादा है ना. क्योंकि ये फूड और फ्यूल ड्रिवन, बेसिकली इंडिया में अगर आप देखोगे इन्फ्लेशन है तो क्यों है? दो मेन उसके कारण है, सीपीआई में भी जो अंकित है वो है फूड एंड फ्यूल. ठीक, ये दो मेन रीजन है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन इंडिया में फेस करना पड़ता है. देन स्लोइंग इंडस्ट्रियल आउटपुट. इंडस्ट्रियल आउटपुट आप देखोगे तो वो थोड़ा सा कम हो गया. तो जैसे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, ये क्या बताता है? इररेगुलर ग्रोथ है. पेंडेमिक के बाद से, कोविड-19 के बाद से वी हैव विटनेस्ड द इररेगुलर ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज. ओके, सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द एस्पेक्ट्स. रूरल डिमांड बहुत कम है. देखो रूरल एरियाज में क्या है ना, वेज से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम है. ओके, वहां पे अर्निंग बहुत कम है क्योंकि रूरल एरियाज के लोग माइग्रेट कर गए हैं अर्बन एरियाज में. दे आर अर्निंग देयर, बट इन रूरल एरियाज ये जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ बहुत कम है, अर्निंग बहुत ज्यादा कम है. एंड एज द अर्निंग इज लेस, सो दे आर नॉट एबल टू क्रिएट मच डिमांड. राइट, सो दिस इज द प्रॉब्लम दैट इज टेकिंग प्लेस इन द रूरल इंडिया. तो उसकी वजह से भी जो ग्रोथ है दैट इज वेरी लिमिटेड एंड वेरी लेस. फिर प्राइवेट कंजम्पशन बहुत ज्यादा कम है ना. बिकॉज जो प्राइवेट फर्म है वो बहुत ही स्लोली ग्रो कर रहे हैं. सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द चैलेंज. देन ग्लोबल इकोनॉमिक स्पिल ओवर्स हैं. ओके, लेबर मार्केट पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है. तो दीज आर द मेजर चैलेंजेस. क्या इंडिया इज गुड सिचुएशन एट प्रेजेंट? क्या इंडिया अच्छे सिचुएशन में है? आइए देखते हैं. इंडिया को अगर आप देखोगे तो हमारी जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ, वो रिजिलियंट है. इंडिया अमंग द फास्टेस्ट मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड स्टिल डिस्पाइट दीज चैलेंजेस. जो हमारे कोर इन्फ्लेशन है,
कोर इन्फ्लेशन इज डिक्लाइनिंग, जो हमारे हेडलाइन कोर इन्फ्लेशन है जो फूड और फ्यूल को एक्सक्लूड करता है, वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है, वो 4% पे रहा 2023 में 6% से। जो हमारी सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर हैव रिकवर्ड सिंस द कोविड-19 पैंडेमिक, ठीक है, वो रिकवर किया है। गवर्नमेंट के ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए पीएम गति शक्ति लेकर के आए, प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव लेकर के आए, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ा, जिससे भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी और इंडिया की जो ग्रोथ है वो इंश्योर हो सकी। हेल्दी फाइनेंशियल सेक्टर इंडिकेटर्स हैं, वो जो हमारे क्रेडिट ग्रोथ है वो 15 to 16% पे है। ओके, सो दैट आल्सो इंडिकेट्स दैट इंडिया इज एट अ गुड पोजीशन with respect to the growth. तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है दैट इज वेरी प्रोएक्टिव, है ना, रिजर्व बैंक अच्छे से काम कर रहा है। ओके, सो दीज आर द एस्पेक्ट्स दैट यू नीड टू मेंशन हियर इन द मेन पार्ट। फिर आपको कंक्लूड करना है कि जो इंडिया है वो स्टैगफ्लेशन के जो फेज है, अभी ये स्टैगफ्लेशन के फेज में नहीं है ना। क्यों? देखो, भले हमारे पास शॉक है, ग्लोबल शॉक है, लेकिन इंडिया में कंजम्पशन इतनी ज्यादा है ना, डिमांड इतनी ज्यादा है कि स्टैगफ्लेशन के सिचुएशन में अभी फिलहाल नहीं है हम लोग। ओके, सो दीज आर दी पॉइंट्स, दीज आर दी एस्पेक्ट्स दैट यू नीड टू मेंशन इन दी कंक्लूजन। सो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, व्हाट चैलेंजेस डू यू फोरसी इन मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल लीडर इन ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के। तो इंट्रोडक्शन में आपको ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में बताना है कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है। ये इलेक्ट्रोलिसिस को, वाटर को यूज करके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बनाता है, जो ये क्लीन है ना, एमिशन फ्री है। ये बेसिकली 2023 के जनवरी में इसे लॉन्च किया गया था, जिससे इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन का हब बना सके, प्रोडक्शन का हब बनाया जा सके। ओके, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सेल्फ एनर्जी में सेल्फ रिलायंस को अचीव करना, क्योंकि अभी तक हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं एनर्जी सेक्टर की बात अगर आप करोगे तो वी आर हाईली डिपेंडेंट ऑन अनदर एस्पेक्ट्स। ओके, सो दैट इज द थिंग। डीकार्बोनाइजेशन के ऊपर काम करना। ओके, ग्रीन हाइड्रोजन की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसे बढ़ाना है टू 5 मिलियन टन एनुअल ग्रीन हाइड्रोजन की कैपेसिटी है उसे बढ़ाना है, along with 125 gigawatts of renewable energy capacity को बढ़ाना है। Okay, so that is also the important target जो हमारा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के जो ऑब्जेक्टिव है, that is also one of the important aspect, important target। Okay, एक ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम एक क्रिएट करना, दैट इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस को, जैसे जापान, ईयू है ना, यहां पे ग्रीन हाइड्रोजन की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो इंडिया में हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे एंड वी विल ऑल्सो एक्सपोर्ट द ग्रीन हाइड्रोजन टू कंट्रीज लाइक जापान, यूरोपियन यूनियन। ओके, देन इस और जब प्रोडक्शन की बात आएगी, इफ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द प्रोडक्शन साइड, देन ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विल आल्सो टेक प्लेस, सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द थिंग। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और R&D को भी अट्रैक्ट करना इज इंपॉर्टेंट, एंड ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, इट विल रन ऑन अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड, है ना, जहां पे पब्लिक भी इन्वॉल्व रहेगी, पब्लिक सेक्टर भी, एंड द प्राइवेट एंटिटी का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, सो दैट मेजर बूस्ट कैन बी डन। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स you need to mention. Now let's look after the challenges. What are the challenges in this? तो सबसे पहला क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज क्या है ना ग्रीन हाइड्रोजन की कॉस्टिंग में। ग्रीन हाइड्रोजन को क्रिएट करना itself is a costly task, very costly. ओके, सो दैट इज द फर्स्ट चैलेंज की भाई इलेक्ट्रोलाइजर कहां से लेकर के आएंगे। ओके, दैट इज द थिंग। देन इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टोरेज सॉल्यूशन, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है हमारे यहाँ पे, स्पेशलाइज्ड पाइपलाइन की अवेलेबिलिटी अभी नहीं है ना, तो पहले उसे डेवलप करना होगा। देन इंटरमिटेंसी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई, तो ग्रीन हाइड्रोजन की जो प्रोडक्शन है वो डिपेंडेंट है सोलर और विंड एनर्जी पे, ठीक, जो कि नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ग्रीन हाइड्रोजन तभी ज्यादा सक्सेसफुल हो पाएगा जब हमें नेचर से भी थोड़ा सपोर्ट मिले। ओके, देन लिमिटेड डोमेस्टिक डिमांड है, इंडस्ट्रियल रेडीनेस अभी उतनी ज्यादा हम लोग नहीं है। देखो CNG आ गया है,
तो सीएनजी के आने के बाद भी कितनी कारें हैं जो सीएनजी पे चलती है, अगर है भी ना तो सब हाइब्रिड लेते हैं, सीएनजी विथ पेट्रोल, ठीक है। तो इस तरीके से चलते हैं, तो कितनी ज्यादा डिमांड होगी, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एस्पेक्ट। ग्लोबल कंपटीशन और ट्रेड बैरियर बहुत ज्यादा है ना। इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से, सऊदी अरबिया से, यूरोपियन यूनियन से, चाइना से, ये लोग बहुत ज्यादा हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे हैव ऑलरेडी डेवलप्ड द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंडिया को उनके साथ बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन होगा। साथ ही साथ इंडिया में अभी स्किल डेवलपमेंट की कमी है, स्पेशली रिलेटेड टू द ग्रीन हाइड्रोजन। ओके, सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द मेजर चैलेंज दैट वी हैव टू फेस इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। ओके, तो ये सारे बात आप बताएंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट की कमी है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। लेकिन फिर आपको एंड में देखो, कंक्लूजन शुड ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक। कंक्लूजन है ना, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ये हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। तो कंक्लूजन को आप पॉजिटिव बताएंगे कि इंडिया जो है ये रियलाइज कर सकता है अपने ग्रीन हाइड्रोजन लीडरशिप पोटेंशियल को, जिससे एक स्टेबल पॉलिसी इकोसिस्टम की जरूरत है, एक गुड गवर्नेंस की जरूरत है, और एक पूरे विजन की जरूरत है। इफ आवर विजन इज क्लियर, जैसे नेशनल हाइड्रोजन मिशन है हमारे पास, ओके, तो उस मिशन को बेहतर तरीके से अगर हम इंप्लीमेंट करेंगे, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होगा, प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट होंगे, स्किल सेट को मैच करेंगे, ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे, सो वी विल बी एबल टू डील विथ ऑल द क्राइसिस दैट वी फेस, स्पेशली इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स यू नीड टू मेंशन इन द कंक्लूजन। तो ये थी क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 सेज critically examine the role of production linked incentive scheme in achieving self reliance and boosting export competitiveness of India's manufacturing sector। ठीक है, तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव इंडिया के प्रोडक्शन को कैसे डेवलप करेगा और जो एक्सपोर्ट है उसको कैसे बढ़ाएगा। तो इंट्रोडक्शन में आपको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के बारे में बताना होगा कि आप सरकार क्या करेगी, आप इतना प्रोडक्शन करो एंड वी विल प्रोवाइड यू द इंसेंटिव, जिससे जो मैन्युफैक्चरर हैं दे विल गेट अ मोटिवेशन, उनको एक मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो देखो बिजनेसमैन के लिए क्या चाहिए, बिजनेसमैन के लिए तो ये चाहिए ना कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को हम डेवलप कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट सेल हो जाए, सही प्राइस पे सेल हो जाए, अगर कोई दिक्कत हो तो हमारे पास कुछ बैकअप रहना चाहिए। ओके, तो गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग दैट। ओके, सो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के बारे में आप बताएंगे कि 2020 में ये आया था, जिसे इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाना है, जिसमें फाइनेंशियल इंसेंटिव देने की बात है, ठीक है, आउटपुट के ऊपर। ओके, सो जिससे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगा और इंडिया की जो एक्सपोर्ट है वो भी इंक्रीज करेगी। ओके, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू मेंशन इन द इंट्रोडक्शन। अब इसका रोल क्या है, कैसे एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाएगा। तो सबसे पहला अट्रैक्टिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। तो पीएलआई जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है, इन्होंने 3 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया है। एप्पल, सैमसंग, फॉक्सकॉन, इन्होंने अपने इंडियन बेस को बढ़ाया है, इंडिया में आकर के अपने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को यहां पे आकर के उन्होंने बढ़ाया है। ओके, दैट इज बेसिकली अ गुड साइन। देन हाईटेक स्ट्रेंथनिंग हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग। हाईटेक जो पीएलआई जो है वो स्ट्रेटेजिक और हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर के ऊपर काम करता है, जैसे सेमीकंडक्टर है, ड्रोन है, सोलर है, पीवी मॉड्यूल्स है, तो इन सब चीजों के ऊपर काम करता है। तो ये भी डेवलपमेंट है। डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन बहुत ज्यादा होता है, जैसे मोबाइल फोन में है ना, बहुत ज्यादा हो रहा है। ओके, सो लोकल वैल्यू एडिशन हो रहा है फ्रॉम 15% टू नियरली 25 to 30%। तो हायर डोमेस्टिक कंटेंट जो होता है ना, इसकी वजह से इंडिजिनस कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज जो है दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, क्रिएटिंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स, है ना। तो पीएलआई क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम और क्लस्टर डेवलप कर रहा है, जिसके बेसिस पे जो एक्सपोर्ट है वो और बेहतर तरीके से हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा एक्सपोर्ट को ये बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। तो मोबाइल फोन का जो एक्सपोर्ट है वो $11 बिलियन को क्रॉस कर चुका है इन 2023 टू 2024। ओके, सो दैट मेनली बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ओके, ये एमएसएमई के पार्टिसिपेशन को भी इंक्रीज करता है, स्पेशली इन दी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, है ना। जो फूड प्रोसेसिंग है उसमें पीएलआई के थ्रू हम और भी ज्यादा डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके ट्विन बेनिफिट्स हैं, तो फार्मर्स को भी बेनिफिट हो रहा है, मैन्युफैक्चरर को भी बेनिफिट हो रहा है, और जो क्रॉप का जो लॉस होता था पेरिशेबल क्रॉप्स का, वो भी यूटिलाइज हो रहा है, उसकी भी यूटिलिटी और इंक्रीज हो रही है। ओके, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव।
ट्रेड बैलेंस और भी डेवलप हो रहा है। साथ ही साथ देखो सबसे बड़ी बात होती है ना, कोई भी चीज आप डेवलप करते हो तो उसमें जॉब और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है, ठीक ठीक, बट देयर आर सर्टेन चैलेंजेस ऑल्सो। सबसे पहला स्लो डिस्पर्समेंट होता है इंसेंटिव्स का। ओके, तो इंसेंटिव्स जो है पीएलआई के अंदर उसको धीरे धीरे दिया जाता है। सो नीति आयोग और सीएजी की रिपोर्ट कहती है लेस देन 20% ऑफ एलोकेटेड फंड अंडर सर्व्ड पीएलआई स्कीम हैव बीन डिस्पर्स्ड सो फार। तो नीति आयोग और सीएजी खुद ही रिपोर्ट में बता रहे हैं कि 20% से भी कम फंड जो है उसे डिसबर्स किया गया है टू दी कंसर्न्ड मैन्युफैक्चरर। देन लिमिटेड पार्टिसिपेशन है अक्रॉस द सेक्टर, ठीक, सभी सेक्टर्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। हाई एंट्री बैरियर है फॉर एमएसएमई, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें क्या है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड और टर्नओवर लिमिट मेक इट डिफिकल्ट फॉर एमएसएमई टू क्वालिफाई, है ना। एमएसएमई के क्वालिफाई ही नहीं कर पाती है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के लिए। ओके, सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द कंसर्न। देन इंपोर्ट इनपुट्स के ऊपर, इंपोर्टेड इनपुट्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। देखो हम लोग बहुत सारी चीजें, जैसे मोबाइल फोन बनाना है तो हर चीजें इंडिया में तो डेवलप होती नहीं है, हम बाहर से दूसरे कंट्रीज से लेकर के आते हैं, साउथ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, है ना, दूसरे दूसरे एरियाज से, कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एस्पेक्ट। देन रीजनल डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, इनको तो अच्छे से मिल जाता है। ओके, बट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, है ना, वो बहुत ज्यादा एक्सक्लूडेड रहते हैं, ईस्टर्न स्टेट्स बहुत ज्यादा एक्सक्लूडेड रहते हैं। फिर स्किलिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिशियंसी है, स्किल्ड मैन पावर की कमी है। तो स्किल्ड मैन पावर की कमी की होने की वजह से वो चीजें सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाती। ओके, देन एनवायरमेंटल और कॉम्प्लायंस कंसर्न्स बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि एनवायरमेंटल रिसोर्सेज डिप्लीट जब होते हैं तो उससे रिलेटेड अलग चैलेंजेस हैं। ओके, देन ग्लोबल ट्रेड बैरियर्स और पॉलिसी अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। अब कई जैसे यूएस का स्टैंड आप देखेंगे तो टैरिफ ट्रेड को लेकर के बहुत थोड़ा स्ट्रिक्ट होता जा रहा है, तो बहुत से ट्रेड बैरियर्स के होने की वजह से भी एक्सपोर्ट को ये नुकसान झेलना पड़ता है। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स यू नीड टू मेंशन। फिर आपको कंक्लूड करना है कि जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और बेसिकली ठीक है, तो इससे इंक्लूसिविटी जो है, इंक्लूसिविटी बहुत ज्यादा बढ़ती है, मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बहुत होता है। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स यू नीड टू मेंशन इन द कंक्लूजन। याद रखिएगा, बार बार मैं कह रहा हूं, कंक्लूजन शुड ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक। कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। सो दैट वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एमएसएमई are the backbone of India's economy, yet they remain the most vulnerable. Examine. माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो हैं वो बैकबोन है, बट स्टिल ये काफी ज्यादा वल्नरेबल है, इसी के बारे में बताता है। ओके, तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली आपको एमएसएमई के बारे में बताना है कि एमएसएमई क्या है, ये किस तरीके से ग्रोथ प्रोवाइड करती है। ओके, तो ये आपको चीज बताना है। तो ये बहुत ही पिवोटल रोल प्ले करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बहुत ज्यादा काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट बहुत ज्यादा करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता है। सो दीज आर द पॉइंट्स यू नीड टू मेंशन इन द इंट्रोडक्शन। ओके, कैसे ये बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी का, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज्यादा होता है। तो एमएसएमई ओवर 110 मिलियन पीपल आर एम्प्लॉयड in the MSME. So as per the MSME Ministry 2023 report, they account for over 30% of total employment in India. इंडिया में 30% एम्प्लॉयमेंट कहां पे है, एमएसएमई में। ओके, सो ह्यूज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है। देन अगर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे तो जीडीपी में भी इनका कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट होगा। तो ये एमएसएमई सेक्टर कंट्रीब्यूट्स अराउंड 30% टू इंडियाज जीडीपी। तो इंडिया के जीडीपी में 30% कंट्रीब्यूशन किसका, एमएसएमई सेक्टर का है। एक्सपोर्ट को बहुत ज्यादा बूस्ट करता है, अप्रोक्सीमेटली 45% टू इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट्स, स्पेशली इन सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, जेम्स आर थ्रू द एमएसएमई। So that is the significance of micro, small and medium enterprises. ठीक है, देन इंडस्ट्रियल डिसेंट्रलाइजेशन एंड रीजनल इक्विटी। एमएसएमई जो है वो जोग्राफिकली डिस्पर्स्ड है, ठीक,
और कई सारे जगहों पे है। ओके, हैंडलूम वाराणसी में है, लेदर इंडस्ट्री कानपुर में है, तो अलग अलग जगह पे है, तो डाइवर्सिफाइड है और हर जगह के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। ऐसा नहीं है कि एक रिस्ट्रिक्टेड है इसी पर्टिकुलर एरिया में। जैसे सर्विस सेक्टर ज्यादातर कहां पे है, बैंगलोर में और हैदराबाद में, ठीक वहां पे वो है। बट एमएसएमई फैली हुई है चारों तरफ और इससे लोकल एस्पेक्ट्स भी बूस्ट होते हैं। जो लोकल चीजें हैं, लोकल चीजों को भी बूस्ट मिलता है। दैट इटसेल्फ गिविंग अ बूस्ट टू वोकल फॉर लोकल कैंपेन। ओके, ये इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देता है। विमेन स्पेसिफिक जो एमएसएमईज हैं बहुत ज्यादा है, तो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ के आती है। सप्लाई चेन को अच्छे से मेंटेन रखता है, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है, क्योंकि जो ग्राउंड स्टाफ है वो उनको स्किल भी प्रोवाइड करती है एमएसएमई। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एस्पेक्ट। तो ये स्किल के लेवल, स्किल डेवलपमेंट के लेवल पे भी जो एमएसएमई है वो काम करते हैं। बट देयर आर सर्टेन चैलेंजेस। सबसे बड़ा चैलेंज है इनका एक्सेस टू क्रेडिट। 90% ऑफ द एमएसएमई जो है ना वो इनफॉर्मल सोर्सेस पे डिपेंडेंट है फॉर द क्रेडिट। ओके, मुद्रा और जो सीजी टीएमसी ये सब कोलैटरल फ्री क्रेडिट जो है, कोलैटरल फ्री क्रेडिट, ये इनएक्सेसिबल है क्योंकि बैंक्स के नॉर्म्स इतने ज्यादा रिजिड हैं, इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि इन तक जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो नहीं पहुंच पाता है। दैट इज द मेन मेजर कंसर्न। देन टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस। जो एमएसएमई है ना उनके पास आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को वो लोग यूज नहीं करते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली यूज तभी करेंगे ना जब उनके पास प्रॉपर फंडिंग हो, राइट, प्रॉपर फाइनेंशियल सपोर्ट हो। तो प्रॉपर फाइनेंशियल सपोर्ट की कमी है। देन डिलेड पेमेंट एंड वर्किंग कैपिटल क्रंच। जो एमएसएमई जो है वो उनके वहां पे काम करने वाले लोग की भी पेमेंट डिले होती है, प्लस वो जो अपना प्रोडक्ट देते हैं उनको भी पैसे लेट से मिलते हैं। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इशू। देन रेगुलेटरी बर्डन एंड कॉम्प्लायंस कॉम्प्लेक्सिटी। उनको एनवायरमेंटल नॉर्म्स को बहुत रिजिडली फॉलो करना पड़ता है, लेबर लॉज को rigidly फॉलो करना पड़ता है, राइट। सो दीज आर देयर मेजर कंसर्न, दीज आर देयर मेजर चैलेंजेस दैट द एमएसएमई सेक्टर इज फेसिंग। ओके, फिर इनएडिक्वेट मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट सपोर्ट। उनकी जो ब्रांडिंग एक्सपर्टीज है उनकी उतनी ज्यादा रहती नहीं है, ठीक। तो ब्रांडिंग की कमी की वजह से वो अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से एडवर्टाइज नहीं कर पाते हैं। ओके, सो दैट इज ऑल्सो द कंसर्न एमएसएमई सेक्टर इज फेसिंग। फिर स्किल गैप है इनफॉर्मल वर्कफोर्स का। फिर डिसरप्शन फ्रॉम ग्लोबल डोमेस्टिक शॉक्स। ओके, दैट इज आल्सो वन ऑफ द चैलेंज। कोविड-19 के बाद और डिमोनेटाइजेशन के बाद उनके, और साथ ही साथ जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है रशिया और यूक्रेन, वो इनके वर्क के ऊपर काम डाला है। इनके पास पॉलिसी टारगेटिंग बहुत है, रियल टाइम डेटा नहीं होता इनके पास। सो दीज आर दी मेजर चैलेंजेस एमएसएमई इज फेसिंग। तो ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। फिर आपको कंक्लूड में लिखना है कि जो एमएसएमई सेक्टर है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी सिग्निफिकेंट फॉर द जीडीपी ग्रोथ, for the employment generation, for the infrastructure development and overall economic boost। इसके लिए क्या जरूरत है? प्रॉपर फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने की जरूरत है, मुद्रा योजना को ईज करने की जरूरत है जिससे बेनिफिट पहुंच सके, कोलैटरल फ्री लोन इनको प्रोवाइड कराने की जरूरत है जो मुद्रा योजना के अंदर आता है कोलैटरल फ्री, उनको नॉर्म्स को थोड़ा ईज करने की जरूरत है फॉर देम, एंड प्रॉपर इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने की जरूरत है इन ऑर्डर टू रियलाइज द फुल पोटेंशियल ऑफ द एमएसएमई। Okay, so these are the points you need to mention in the conclusion. So this is about question number 4. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। Question number 5 says, examine how India's startup ecosystem can contribute to inclusive growth. What are the barriers that hinders its potential? Startups ecosystem वो कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ को बूस्ट करेगा और क्या क्या चैलेंजेस है, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। तो इंट्रोडक्शन में आपको स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में बताना है कि इंडिया का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है दैट इज द थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबली, है ना। जो इंडिया के न्यू इंडिया इनोवेशन इकोनॉमी है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं और 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं, है ना, जो जॉब क्रिएशन में, टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट में, सोशल इंक्लूजन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
ओके तो ये सारे पॉइंट्स आपको अपने इंट्रोडक्शन में बताना है। देन इंडियाज स्टार्टअप इकोसिस्टम कंट्रीब्यूट्स टू इंक्लूसिव ग्रोथ, कैसे करता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके अक्रॉस सेक्टर्स, चाहे आईटी सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गई, एडुटेक्स हो गए, दीज आर क्रिएटिंग व्हाट, दीज स्टार्टअप्स आर बेसिकली क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ओके देन रूरल टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में एम्पावरमेंट बहुत ज्यादा होता है। तो जो स्टार्टअप्स हैं वो मेट्रो सिटीज से बियॉन्ड मूव कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि वो मेट्रो सिटीज में रह करके ही ये करें। बिहार के एक छोटे से गांव में कैब सर्विस चलती है जो पूरे बिहार में डोमिनेट करती है, और वो लड़का 10th भी पास नहीं किया, ट्रक ड्राइवर हुआ करता था, ठीक है। तो और उसने एक पूरे बिहार में एक इकोसिस्टम बना करके रखा है, राइट। सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। विमेन एंड यूथ एम्पावरमेंट इज आल्सो टेकिंग प्लेस। बहुत से विमेन हैं वो स्टार्टअप्स को लेकर के आ रही है, जैसे मिथिला कल्चर को प्रमोट करने के लिए एक झाजी, ये सब आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। झाजी जो पिकल है, झाजी पिकल, दैट इज बीइंग डन बाय द विमेन ऑफ मिथिला रीजन इन बिहार, ठीक है। वो इस चीज को एंटरप्रेन्योरशिप लेकर के इसमें आई है, एंड दे आर डोमिनेटिंग ओवर द पिकल इंडस्ट्री, पिकल मार्केट। ओके सो दैट इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। देन ये डिजिटल डिवाइड जो है उस गैप को ब्रिज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सॉल्यूशंस दे रहे हैं। ओके दे आर प्रोवाइडिंग द टेक इनेबल्ड सॉल्यूशंस, राइट, जिससे टेक्नोलॉजिकल डिवाइड जो है, डिजिटल डिवाइड जो है वो भी कम हो रहा है। दैट इज ऑल्सो द सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट। देन पब्लिक सर्विस डिलीवरी में टेक्नोलॉजी को यूज करके ये लोग चीजों को और बेहतर कर रहे हैं, है ना। एग्रीटेक हो गया, जैसे एजुकेशन सेक्टर में डिफरेंट हो गए, फिर निंजा कार्ट हो गया, फर्म लॉजिस्टिक्स में। ओके सो दे आर द थिंग्स। Then promoting green and sustainable innovation. They are also providing for green and sustainable innovation. Clean tech हो गया, EV हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट पे ये सब काम कर रहे हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड क्रेडिट एक्सेस इनके पास है। जो फिनटेक स्टार्टअप्स हैं जैसे रेजर पे, फोन पे, खाता बुक, ये सब डिजिटल पेमेंट को और भी ज्यादा रिवोल्यूशनराइज किया है। साथ ही साथ दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन कैटलाइजिंग इनोवेशन, कल्चर एंड स्किल डेवलपमेंट, है ना। थ्रू incubator centers they are creating developing the innovation also, bringing in new innovations also, right. So these are the positive aspects that the startup ecosystem are doing. However, there are certain challenges also that hinder the true potential of our startup ecosystem. Okay, now let's discuss those challenges. तो सबसे पहला access to early stage funding. देखो जब भी कोई स्टार्टअप क्रिएट होता है ना, तो स्टार्टिंग में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और कई सारे स्टार्टअप्स, जितने स्टार्टअप सक्सेसफुल हैं उससे ज्यादा स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। और उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही है कि उनके पास फंडिंग की जो कैपेसिटी, उनके पास पैसे जो है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। They do not get early access to fund. That is one of the challenge. Then policy and regulatory hurdles. उनके पास multiple compliances होते हैं that they need to follow. Okay, that is also the concern. Then they have the limited market access and visibility. तो जो especially जो non metro regions है ना, उनकी market access और visibility जो है वो बहुत कम है. Then infrastructure constraint is there. Rural areas में digital चीज infrastructure अभी तक develop ही नहीं हुई है, पहुंची ही नहीं है. So that is also the concern. Then talent retention and skill mismatch is there. जो बेस्ट पर्सन है वो स्विच करते रहते हैं. आज के समय पे क्या होता है ना, जॉब इजीली स्विच करते हैं लोग. आज किसी और कंपनी में हैं और 2 महीने के बाद कहीं और से ऑफर आ गया तो उस कंपनी में चले जाएंगे, तो स्विच बहुत ज्यादा होता है. तो रिटेंशन इज एन इशू. ठीक है, अब कोई नया पर्सन आएगा, वो ट्रेन होगा, वहां पे वो काम को समझेगा, फिर वो जैसे ही समझेगा वो छोड़ के चला जाएगा. तो रिटेंशन इज अ मेजर इशू इन दी स्टार्टअप. और साथ ही साथ स्किल मिसमैच होती है. एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन से आप मार्केटिंग भी कराते हैं, ब्रांडिंग भी कराते हैं, ओके, प्रोडक्ट की भी डिलीवरी करवाते हैं. सो दैट इज अ मेजर कंसर्न. देन डिजिटल डिवाइड एंड इज देयर, है ना. लॉन्ग टर्म हैंड होल्डिंग सपोर्ट इनके पास नहीं होता है. साथ ही साथ इनके पास फियर ऑफ फेलियर होता है और कल्चरल माइंडसेट होता है. जॉब देखो, अगर आप देखोगे ना इंडिया को, तो इंडियंस दे प्रेफर द जॉब सिक्योरिटी, और स्टार्टअप में वो जॉब सिक्योरिटी की कमी है. हायर एंड फायर कल्चर रहता है स्टार्टअप में.
ओके क्योंकि उनका अगर चल रहा है तो हायर करेंगे, नहीं चल रहा है तो तुरंत फायर कर देंगे वो. सो दैट इज द मेजर कंसर्न जिसकी दैट द पीपल आर फेसिंग स्पेशली इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम. ओके तो ये सारे चैलेंजेस हैं जिनको आपको लिखना है. फिर आपको बताना है कि इंक्लूसिव ग्रोथ के पोटेंशियल के लिए जो इंडिया का जो स्टार्टअप है दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसने लार्ज अमाउंट में लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया है, लोगों को बेनिफिट्स मिली है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स. ओके इसके लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें बूस्ट करने की जरूरत है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बेहतर करने की जरूरत है. ओके सो दीज आर द पॉइंट्स यू नीड टू मेंशन इन द कंक्लूजन. ऑलराइट सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 5. नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6. आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है assess the potential of use of technology in agriculture. What are the challenges in scaling these technologies at grassroots level? कि एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का किस तरीके का यूज है, उसके क्या क्या पोटेंशियल है और साथ ही साथ इसके चैलेंजेस क्या हैं. दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. तो इंट्रोडक्शन में हम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के बारे में बताएंगे. ओके कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है उसने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया है, इनपुट कॉस्ट को कम किया है एग्रीकल्चर में, क्लाइमेट रेजिलिएंट और मार्केट ड्रिवन अप्रोच को लेकर के आई है ना. सो दैट इज द थिंग टेकिंग प्लेस इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. फिर पोटेंशियल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर क्या है, इससे क्या होता है, प्रिसीजन फार्मिंग एंड स्मार्ट इरिगेशन होता है. जैसे रिमोट सेंसिंग को यूज करोगे, आप जीपीएस इनेबल्ड ट्रैक्टर्स को यूज करोगे तो जिससे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इंप्रूव होगा, है ना. जैसे पीएम प्रणाम जो है ये इंसेंटिवाइज करता है ऐसे एफिशिएंट इनपुट यूज को, स्पेशली फर्टिलाइजर को जो सस्टेनेबल एग्रेरियन प्रैक्टिस को लेकर के जाए. ओके देन एआई एंड डेटा ड्रिवन क्रॉप एडवाइजरी होता है. तो जैसे एआई टूल है, किसान ई मित्रा हो गया, आईबीएम वॉस्टन डिसीजन प्लेटफॉर्म हो गया, ये सब लोकल वेदर बेस्ड क्रॉप एडवाइस देते हैं जिससे क्लाइमेट शॉक से बचा जा सके. ओके दैट इज द थिंग. देन ड्रोन टेक्नोलॉजी फॉर इनपुट एप्लीकेशन, ड्रोन को यूज किया जाता है स्पेशली फॉर फर्टिलाइजेशन. देखो इस 2020 में क्या हुआ था ना, टिंडे बहुत ज्यादा आ गए थे, तो टिंडों को हटाने के लिए ड्रोन का यूज किया गया था. ठीक है उससे छिड़काव किए गए, पेस्टिसाइड्स किए गए. ओके सो दैट इज द थिंग. देन डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर मार्केट लिंकेज, तो ई नैम हो गया. ई नैम के थ्रू जो किसान हैं, जो फार्मर हैं, थ्रू आउट द कंट्री अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं. सो दैट इज ऑल्सो द सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट. ओके पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड स्टोरेज भी है ना. तो कोल्ड चेन टेक्नोलॉजी की वजह से, सोलर ड्रायर की वजह से जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस है वो 15 से 20% तक कम हो गया और प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है. ब्लॉकचेन एंड ट्रेसेबिलिटी क्या करता है, ये जो पूरा वैल्यू चेन सिस्टम है ना उसको अच्छे से ट्रैक करने की कोशिश करता है. और डिजिटल क्रेडिट, जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसके थ्रू फार्मर्स को जो फाइनेंशियल चैलेंजेस फेस करने को मिलते थे वो फाइनेंशियल चैलेंजेस भी अब उतना ज्यादा फेस नहीं करना पड़ता है. ओके सो दीज आर दी एस्पेक्ट्स दैट द क्लाइमेट इज डूइंग. Then climate resilient agri-tech solutions are also available. जैसे climate smart seeds are there. Mobile based climate advisory is there. है ना. जैसे platforms like सफल, South Asia Forum for Agriculture Livelihood, ये climate resilience को और भी ज्यादा promote करता है. Right. So these are the things that the technology are doing in this. आप इसमें एक एग्जांपल दे सकते हैं कि बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में एक किसान है जिन्होंने टाइमिंग सेट कर दिया और सब चीज ऑटोमेटेड मोड पे चलता है उनके यहाँ. ठीक है उनके खेतों में क्या होता है, सब चीज ऑटोमेटेड है. टाइमर सेट है कि इतने बजे पानी चला जाएगा, इतने बजे ये पेस्टिसाइड्स चला जाएगा. तो उन्होंने हर चीज की टाइमिंग सेट कर दी है. ओके सो दैट इज द स्मार्ट एग्रीकल्चर दैट दे आर डूइंग विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. बट देयर आर सर्टेन चैलेंजेस ऑल्सो. सबसे पहले कि डिजिटल लिटरेसी की बहुत ज्यादा कमी है, स्मार्टफोन सही तरीके से नहीं चलाने आता, ऐप को की एक्सेस सही तरीके से वो नहीं कर सकते. ओके फिर इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा आता है. ड्रोन अगर आपको लेना हो, टेक्नोलॉजी का यूज अगर आपको करना हो तो उसके इनिशियल कॉस्ट तो बहुत हाई है. किसान यहाँ पे अपने बेसिक नीड्स पूरा नहीं कर पाते, वो ड्रोन्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करेंगे. देन रिलायबल इंटरनेट नहीं है, पावर कनेक्टिविटी नहीं. हम ट्रेन में जब सफर करते हैं और कुछ एरियाज में जाते हैं तो वहां पे ट्रेन इंटरनेट नहीं आता है. एवरीवन विल फेस दिस. ओके सो दीज आर दी मेजर इश्यूज. लैंड होल्डिंग्स बहुत ज्यादा है. जो 85% ऑफ द इंडियन फार्मर्स हैं उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम की लैंड है. इंडिया में 85% ऑफ द फार्मर्स पोजेस लेस देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड. और ये टेक्नोलॉजी का यूज आप बड़े स्केल पे करेंगे ना, अगर कॉस्ट बहुत ज्यादा आता है
और आप छोटे एरिया में अगर आप करेंगे तो आउटपुट नहीं निकल करके आएगा। तो उन टेक्नोलॉजी के यूज के लिए आपको बड़े एरिया की जरूरत है जिससे आउटपुट भी बेहतर तरीके से निकल करके आए ना, राइट। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट यू नीड टू लुक आफ्टर। देन इनएडिक्वेट एक्सटेंशन सर्विसेज है ना, एग्रीकल्चर सर्विस उतना ज्यादा नहीं है। फिर स्केप्टिसिज्म है एंड पीपल आर रेसिस्टेंट टू चेंज। पॉलिसी गैप्स बहुत ज्यादा है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन तो है लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन बहुत कम है। और जो टेक्नोलॉजी है, एग्रीटेक प्लेटफॉर्म्स हैं, दे आर नॉट यूजिंग द लोकल लैंग्वेज, बट किसान उनको तो लोकल लैंग्वेज समझ में आता है ना, दे रिलाई मेनली ऑन द लोकल लैंग्वेज, right? So there is a language barrier also. So these are the challenges that technology provides. लेकिन फिर आपको कंक्लूजन में आपको ऑप्टिमिस्टिक होकर के बताना है कि टेक्नोलॉजी जो है उसने फार्मर्स के लाइफ को बहुत ज्यादा ईज किया है। दे आर प्रोवाइडिंग अ सॉल्यूशन, दे आर प्रोवाइडिंग बेसिकली अ स्मार्ट सॉल्यूशन जिसको यूज करके फार्मर्स जो है अपने क्रॉप को खराब होने से भी बचा सकते हैं, अपने क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ जो मार्केट एक्सेस है, मार्केट एक्सेस को ये और भी ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स यू नीड टू मेंशन हियर। सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक्वाकल्चर हैज इमर्ज्ड एज अ सनराइज सेक्टर फॉर द इंडियन इकोनॉमी। Discuss the economic significance of aquaculture in India and examine the policy initiatives taken to promote it. तो देखो, सबसे पहले तो सनराइज सेक्टर क्या होता है? सनराइज सेक्टर मतलब होता है कि आने वाले समय में इस पर्टिकुलर सेक्टर की डिमांड बहुत ज्यादा होने वाली है, ये पर्टिकुलर सेक्टर इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। ओके, तो उस सेक्टर को सनराइज सेक्टर कहा था। तो बेसिकली एक्वाकल्चर से रिलेटेड है। तो इंट्रोडक्शन में आप एक्वाकल्चर के बारे में बताओगे कि एक्वेटिक एनिमल्स के ऑर्गेनिज्म की फार्मिंग, जैसे फिश हो गया, श्रिम्प हो गया, मोल्यूस्क हो गया, है ना, उनसे रिलेटेड है। ये एक हाईली एम्प्लॉयमेंट ड्रिवन सेक्टर है जिसकी प्रोडक्टिविटी इसकी बहुत ज्यादा हाई है ना। सो दीज आर द पॉइंट्स यू नीड टू मेंशन इन द इंट्रोडक्शन। इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है इन द एग्रेरियन जीडीपी। तो एक्वाकल्चर जो है ये कंट्रीब्यूट नियरली 1.2% टू इंडिया टोटल जीडीपी और 7.7% टू एग्रेरियन जीडीपी। तो 1.24% सिर्फ एक्वाकल्चर कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के जीडीपी, दैट इज वेरी यूज, है ना। देन नॉन लैंड बेस्ड इनकम स्ट्रीम ये बहुत हाई है, स्पेशली इन एरियाज लाइक आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, जहां पे लैंड की कमी और पानी बहुत ज्यादा है, वो उस पर्टिकुलर एरिया के लिए ये बिजनेस बहुत अच्छा है। ये एम्प्लॉयमेंट और लिवलीहुड का बहुत ज्यादा अच्छा सोर्स है। 14 मिलियन से ज्यादा लोग आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द एक्वाकल्चर, है ना। तो अच्छा ये एस्पेक्ट्स है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है। Okay, India is second largest aquaculture producer and fourth largest exporter of fish and seafood in the world. ठीक है, तो इससे हमारे फॉरेक्स रिजर्व भी आते हैं। $8 billion we have faced from this particular thing in 2022 to 2023. Okay. ये न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, एक्वाकल्चर ऑल्सो प्रोवाइड्स द न्यूट्रिशनल सिक्योरिटीज में प्रोटीन की जो एक्सेसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हाई है और ये कॉस्ट इफेक्टिव है। ओके, दैट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। लैंड एंड वाटर का अच्छे तरीके से यूज होता है। अनयूटिलाइज्ड जो वाटर चैनल्स है, वाटर बॉडीज है, वहां पे ये बेहतर तरीके से हो सकता है। देन ये अलाइड इंडस्ट्री के लिए ये बहुत ज्यादा काम करते हैं। इट फ्यूल्स द ग्रोथ ऑफ आइस प्लांट, फीड मिल्स, प्रोसेसिंग यूनिट, लॉजिस्टिक एंड कोल्ड चेन, है ना। तो उससे रूरल एरियाज में और भी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप होता है। What are the policy initiatives taken to promote the aquaculture? तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 में लॉन्च किया गया, जिसमें फिश प्रोडक्शन को बढ़ाना था 22 मिलियन MMT बाय 2024 एंड 2025। एक्सपोर्ट को डबल करना था। ब्लू रेवोल्यूशन मिशन 2015 से 20 में लेकर के लाया गया, है ना, जिसमें ग्राउंड वर्क किया गया फॉर दी एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्वाकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना। ओके, दैट वाज द main objective of the Blue Revolution mission. Then fisheries and aquaculture infrastructure development fund को create किया गया with a corpus of 7,522 करोड़, जिससे इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो है वो फिशरमैन को मिल सके और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके। फिर किसान क्रेडिट कार्ड इज एक्सटेंडेड टू द फिशरमैन ऑल्सो।
ओके, देन ईज ऑफ डूइंग एक्वाकल्चर थ्रू ई गवर्नेंस, इसके लिए ई गोपाला मत्स्य सेतु ऐप लाया गया। ओके, देन एक्वा वन सेंटर एंड क्लस्टर बेस्ड मॉडल वाज लॉन्च्ड, सागर मित्रा एंड कैपेसिटी बिल्डिंग वाज डन। तो अंडर PMMSY over 8,000 सागर मित्रास have been deployed जो ग्रास रूट एक्वाकल्चर फैसिलिटेटर का काम करते हैं। ओके, फिर एक्सपोर्ट को प्रोमोट किया जा रहा है थ्रू MPEDA, है ना, मरीन प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू एक्सपोर्ट इज बीइंग डन of the aquaculture product. Okay, so these are the points you need to mention here. फिर आपको बताना है कंक्लूजन में कि अगर एक्वाकल्चर को सस्टेन करना है एज अ सनराइज इंडस्ट्री तो हमें रिसर्च लेड इनोवेशन के ऊपर काम करना होगा। देखो, एक्वाकल्चर में जो सबसे कम चीजें की जाती है ना वो है रिसर्च। तो R&D नीड्स टू बी डन इन द एक्वाकल्चर सेक्टर। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो वो बातें आपको बतानी है कंक्लूजन में। सो दिस अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, व्हाट आर द पोटेंशियल बेनिफिट एंड की चैलेंजेस इन इंटीग्रेटिंग स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स इनटू इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी रोड मैप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इंट्रोडक्शन में आपको क्या बताना है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के बारे में बताना है कि ये क्या है। तो these are the advanced nuclear reactors जिसकी पावर कैपेसिटी अप टू 200 मेगावाट पर यूनिट, डिजाइन फॉर मॉड्यूलर डिप्लॉयमेंट, सेफ्टी और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। इंडिया नेट जीरो एमिशन चाहता है बाय 2070, जिसके लिए SMR क्या ऑफर करता है, ये डीकार्बोनाइज्ड, रिलायबल और सील्ड स्केलेबल एनर्जी सोर्सेस को लेकर के आता है, जिससे हमारी रिन्यूएबल्स जो है और क्लीन एनर्जी मैट्रिक्स और भी ज्यादा डेवलप हो सके। व्हाट आर द पोटेंशियल बेनिफिट? ठीक है, तो सबसे पहला डिसेंट्रलाइज्ड पावर जनरेशन होगा, है ना, ये रिमोट, ऑफ ग्रिड और डिजास्टर प्रोन एरियाज में भी डेवलप होंगे, स्पेशली इन दी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में। देन ये सेफ्टी और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी काम करेगा बहुत ज्यादा। देन इट विल ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट द इंटरमिटेंट रिन्यूएबल्स, है ना, ये बेस लोड पावर प्रोवाइड करेगा इन दी एरियाज। दिस सपोर्ट्स लोड बैलेंसिंग एंड ग्रिड रिलायबिलिटी विच इज वेरी क्रूशियल फॉर इंडियाज एक्सपेंडिंग रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट ऑफ 500 गीगावाट बाय 2030। ये लोअर कैपिटल और कंस्ट्रक्शन टाइम के ऊपर काम करेगा, है ना, ये प्रोजेक्ट डिलेज जो होती हैं इस प्रोजेक्ट डिले को भी कम करने की कोशिश करेगा। इट विल वर्क ऑन द इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन। तो SMR कैन बी यूज्ड फॉर नॉन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जैसे डिस्ट्रिक्ट हीटिंग, डिसैलिनेशन, हाइड्रोजन प्रोडक्शन, हार्ड टू अवेट सेक्टर्स में ये बहुत ज्यादा काम करेगा। देन एक्सपोर्ट एंड टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप में भी इसकी जो रोल है वो रहेगी कि इंडिया की जो डेवलपमेंट है SMR की, स्पेशली इन दी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये इंडिया को ग्लोबल सप्लायर के रूप में पोजीशन करेगा। ओके, रिड्यूस करेगा लैंड और वाटर के फुटप्रिंट को। ओके, ये स्मार्ट ग्रिड के साथ इंटरलिंक करके भी डेवलपमेंट करने की कोशिश करेगा। सो दीज आर द मेजर एस्पेक्ट्स दैट इज बीइंग डन। अब इसके चैलेंजेस क्या क्या है? तो सबसे पहले रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की कमी होना। ओके, इंडिया के पास जो डेडिकेटेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है स्पेशली इन SMR वो कम है। देन हाई पर यूनिट कॉस्ट है जनरेशन में, तो इन्वेस्टमेंट बहुत हाई हो जाती है। टेक्नोलॉजी रेडीनेस और इंडिजिनस कैपेसिटीज जो है वो उतनी ज्यादा अभी हम अचीव नहीं कर पाए हैं, दैट इज येट टू बी डन। देन पब्लिक परसेप्शन एंड न्यूक्लियर स्टिग्मा इज देयर। लोगों का न्यूक्लियर को लेकर के परसेप्शन और ही अलग होता है, इसी की वजह से तो कुंडेकुलम प्रोजेक्ट जो है उसे बंद कराया गया था, राइट। So these are the major challenges. वेस्ट मैनेजमेंट बहुत कम है, ग्रिड इंटीग्रेशन की कमी है, प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट कमी है, साथ ही साथ जो इंटरनेशनल लायबिलिटी है वो भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडिया सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 ये स्ट्रिंजेंट सप्लायर लायबिलिटी पोजेस करता है, राइट। सो दीज आर द पॉइंट्स यू नीड टू मेंशन हियर। फिर आपको कंक्लूड करना है कि एसएमआर के पोटेंशियल को यूज करने के लिए हमें एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लेकर के आना होगा जो हमारे इसके कैपेबिलिटीज को बूस्ट करेगा, आर&डी को और भी ज्यादा डेवलप करना होगा। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स यू नीड टू मेंशन इन द कंक्लूजन। सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 सेज drones have emerged as a double-edged sword in national security discourse. Examine.
ये जो ड्रोन है ये दो धारी तलवार हो गया है नेशनल सिक्योरिटी के मामले में, उसी को एग्जामिन करने के लिए कहता है। तो इस इंट्रोडक्शन में आपको ड्रोन के यूटिलिटी और यूजेस के बारे में बताना है कि ड्रोन क्या है। ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल है और इसके बहुत जगह पे यूज हो सकते हैं, मेडिसिन को पहुंचाने में, एग्रीकल्चर के फील्ड में, सर्विलांस में, है ना। तो हर जगह पे इसकी यूज हो सकती है। ओके, दिस इज व्हाट दैट यू नीड टू मेंशन। अब इसकी ड्रोन टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल क्या है नेशनल सिक्योरिटी में, तो सर्विलांस और रिकॉन्साइंस बहुत ज्यादा काम करता है, इंटेलिजेंस में ये बहुत ज्यादा काम करेगा। अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इस कॉन्फ्लिक्ट में ड्रोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, है ना। पाकिस्तान का तो चाइनीज ड्रोन था, उनका तो काम नहीं किया, लेकिन इंडियन ड्रोन तो अच्छी है, तो हमने प्रिसाइज स्ट्राइक किया है बिकॉज ऑफ ड्रोन। देन प्रिसाइज अटैक होता है काउंटर टेरर ऑपरेशन में, है ना। ऑलरेडी यूएस ने यूज कर चुके हैं ओसामा बिन लादेन की को मारने में, है ना। फिर कोस्टल और मराइन सिक्योरिटी एनहांसमेंट बहुत ज्यादा करता है, ये वर्क करता है एज अ सी गार्जियन। डिजास्टर रिस्पांस और इंटरनल सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा काम करता है। 2020 कोविड-19 के समय पे ड्रोन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एग्रीकल्चर में ड्रोन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, मेडिसिन को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने में, क्योंकि लोग बाहर तो निकलते नहीं थे, पूरे हवा में तो कोविड-19 फैला हुआ था, राइट। फिर मिनिमाइज करता है ह्यूमन रिस्क को इन दी हॉस्टाइल टेरेन, है ना, जहां पे कैजुअलिटी होने की संभावना, वहां पे ड्रोन जाकर के काम कर लेता है। बॉर्डर मैनेजमेंट को बढ़िया करता है। सप्लाई चेन स्पेशली इन द रिमोट लोकेशन और वॉरफेयर जोन में सप्लाई चेन का काम करता है। होमलैंड और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा काम करने की कोशिश करता है। तो ड्रोन के तो मल्टी फेसेटेड वर्क है। ओके, अब थ्रेट कैसे है ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए। अब ड्रोन का यूज स्मगलिंग में बहुत ज्यादा होता है। पंजाब के एरिया में जितने भी ड्रग्स आते हैं पाकिस्तान से, वो ड्रोन के थ्रू आते हैं। ये नॉन स्टेट एक्टर्स इसे एज अ वेपनाइज कर सकते हैं। सेल्फ ब्लास्ट ड्रोन आते हैं जो पाकिस्तान अभी वॉरफेयर में यूज कर रहा था, ये कॉन्फ्लिक्ट में यूज कर रहा था। फिर साइबर सिक्योरिटी और जीपीएस स्पूकिंग की रिस्क होती है ना, हैक किया जा सकता है, जैम किया जा सकता है ड्रोन को। ड्रोन वॉरफेयर बहुत ज्यादा हो रहा है, स्पेशली अभी हाल फिलहाल में आप देखोगे यूक्रेन ने रशिया के ऊपर बहुत ज्यादा ड्रोन्स के से अटैक किए हैं और रशिया के बहुत से बेसिस को तबाह किया है बिकॉज ऑफ ड्रोन, है ना। ये 1-2 दिन पहले की घटना है। ओके, देन अर्बन वॉरफेयर और सिविलियन थ्रेट्स बहुत ज्यादा होता है। ड्रोन अटैक बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से ड्रोन एक दो धारी तलवार बन चुका है। ओके, ये मार्केट रिस्क भी इससे बहुत ज्यादा बढ़ गया। इंडो पाक प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट अभी बहुत ज्यादा होने लगा है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू मेंशन हियर। फिर कंक्लूजन में आपको बताना है कि ड्रोन के जो पोटेंशियल है इसको हमें बैलेंस्ड तरीके से लेकर के चलनी है, क्योंकि आने वाला जो समय है वो ड्रोन ड्रिवन होने वाला है। ओके, और इस ड्रोन ड्रिवन टाइम में हमें इसके यूटिलिटी और इसकी कैपेबिलिटीज को और भी ज्यादा बढ़ाना है। ड्रोन के ऊपर रिसर्च करके इसकी जो एडवांसमेंट है उसे और भी नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाना है। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स यू नीड टू मेंशन इन द कंक्लूजन। सो दैट इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, स्टैम्पेड ड्यूरिंग मास गैदरिंग ऑफन रिफ्लेक्ट सिस्टमैटिक फेलियर इन प्लानिंग। Examine the key reasons behind securing stampedes in India. How can technologies be leveraged to manage such disasters effectively? तो जो भगदड़ मचती है महाकुंभ के टाइम में, भगदड़ मचने की वजह से बहुत सारे श्रद्धालुओं की जान चली गई थी। तो भगदड़ मच से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इंट्रोडक्शन में आपको स्टैम्पेड के बारे में बताना है कि स्टैम्पेड क्या होता है। एक सडन होता है और अनकंट्रोल्ड सर्ज होता है क्राउड का। जब भीड़ बहुत ज्यादा होती है तो किसी अफवाह के कारण भीड़ भगदड़ मचा देती है, एक जगह से दूसरे जगह भागने लग जाती है, जिससे स्टैम्पेड होता है और बहुत सारे जान माल की क्षति पहुंचती है। तो इसे आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है। की रीजंस इसके पीछे क्या है, तो सबसे पहला ओवर क्राउडिंग एंड पुअर क्राउड एस्टिमेशन। अब महाकुंभ के टाइम पे एस्टिमेट किया गया था कि एक्स अमाउंट के पर्सन आए, अमाउंट में लोग आएंगे, ठीक है, 45 करोड़ के लोग आएंगे, 40-45 करोड़ आएंगे, ऐसा एक्सपेक्टेशन था, लेकिन एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा लोग आ गए। ओके,
देन एग्जिट और इवैक्यूएशन प्लानिंग जो होता है वो बहुत कम होती है। महाकुंभ में आप देखोगे तो एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट एक ही था, रास्ते इतने सारे थे, लेकिन जो कंसर्न अथॉरिटी थी उन्होंने क्या किया था, एक ही एंट्री पॉइंट रखा था, एग्जिट पॉइंट एक ही रखा था, बाकी सभी रास्ते को वीआईपी के लिए बंद करके रखा हुआ था, राइट। सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द चैलेंज। पुअर कोऑर्डिनेशन होती है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, पुलिस के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, है ना, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर और बैरिकेटिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं, हर जगह पे बैरिकेटिंग। महाकुंभ इज द लाइव एग्जांपल जहां पे थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हुई थी कि इतनी ज्यादा हर जगह पे बैरिकेटिंग किया हुआ है, ठीक है, कहीं आने जाने का रास्ता ही नहीं है। ओके, आपको 10 कदम जाना है, उसके लिए आपको 4 किलोमीटर घूमना पड़ रहा था। ओके, सो दैट इज द पुअर मैनेजमेंट। देन मिस इन्फॉर्मेशन और र्यूमर। महाकुंभ में भी जो भगदड़ मचा था वो मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से बहुत ज्यादा भगदड़ मच गया था। ओके, तो मिस इन्फॉर्मेशन इज देयर। ट्रेंड क्राउड मैनेजर्स नहीं होते हैं, वल्नरेबल पॉपुलेशन होते हैं, जैसे विमेन है, चिल्ड्रन है, एल्डरलीज हैं, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। अब टेक्नोलॉजी का इसमें किस तरीके से यूज हो सकता है, अब एआई बेस्ड क्राउड फ्लो प्रेडिक्शन हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के थ्रू ये से किया जा सकता है। इसरो के जो भुवन प्लेटफॉर्म है और एआई कैमराज हैं, ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कंजेशन जोन्स के कौन कौन से एरिया हैं जो कंजेशन होगा। ड्रोन के थ्रू रियल टाइम सर्विलेंस किया जा सकता है। ओके, फेशियल रिकॉग्निशन और आरएफआईडी ट्रैकिंग की जा सकती है थ्रू द रिस्ट बैंड, है ना, रिस्ट बैंड जो हाथों में बांधे होते हैं उसके थ्रू ट्रैक कर सकते हो आप। जियो फेंसिंग की जा सकती है और मोबाइल अलर्ट सिस्टम हो सकता है। डिजिटल ट्विन मॉडलिंग को यूज किया जा सकता है। ओके, ये क्राउड सिनेरियोज को, एग्जिट रूट और बैरिकेड्स प्लेसमेंट और इमरजेंसी सर्विसेज को यूज करेगा, राइट। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन डन। इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर्स कैन बी डेवलप्ड, जहां पे जो सभी सेक्टर्स हैं, चाहे पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, फायर है, हेल्थ सर्विसेज हैं, ओके, सभी के साथ प्रॉपर तरीके से इंटीग्रेशन, आपस में इंटीग्रेशन सही तरीके से कर सकें। ओके, सो इंटीग्रेशन कमांड सेंटर डेवलप हो सकता है। सेफ्टी डिवाइसेस और पैनिक बटन शुड बी देयर। स्मार्ट वियरेबल पैनिक बटन होना चाहिए और उसमें जीपीएस लोकेटर होना चाहिए, ठीक है। पैनिक बटन और जीपीएस लोकेटर होगा तो कोई भी प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी, कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन होगा, उसे डील किया जा सकता है। साथ ही साथ जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, वीआर बेस्ड ट्रेनिंग मॉड्यूल्स शुड बी देयर। ओके, वर्चुअल रियलिटी के थ्रू हम प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं टू द कंसर्न्ड स्टेक होल्डर्स। सो दीज आर द पॉइंट्स यू कैन मेंशन इन दिस पर्टिकुलर थिंग, टेक्नोलॉजी ड्रिवन। फिर अंत में आप कंक्लूड करेंगे कि स्टैम्पेड को प्रिवेंट करने के लिए हमें इंस्टीट्यूशनलाइज्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन एस्पेक्ट्स की जरूरत है। मॉक ड्रिल करने की जरूरत है, कोई भी बड़े इवेंट से पहले मॉक ड्रिल करने की जरूरत है कि स्टैम्पेड लाइक सिचुएशन में किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। एंट्री और एग्जिट पॉइंट को मैक्सिमाइज करने की जरूरत है, जहां पे लार्ज क्राउड गैदर होगा वहां पे एक से ज्यादा एंट्री पॉइंट और एक से ज्यादा एग्जिट पॉइंट्स रखने पड़ेंगे और कुछ सिक्योर्ड लाइन रखना पड़ेगा जो इमरजेंसी के टाइम पे ओपन किया जा सके। ओके, और एक वीआईपी हर कोई नहीं है, यहां पे लिमिटेड लोग ही हैं, तो उनके लिए एक अलग से रास्ता होना चाहिए, ठीक है, लेकिन हर रास्ता वीआईपी रास्ता नहीं होना चाहिए। ओके, दैट शुड आल्सो बी टेकन केयर ऑफ। तो ये सारे पॉइंट्स आप अपने कंक्लूजन में बताएंगे। सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो ये थी क्वेश्चन नंबर 10 से रिलेटेड चीजें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। ये कह रहा है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे इज पिवोटल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सेफ्टी। हाईलाइट द की स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू मॉडर्नाइज इंडियन रेलवे एंड सजेस्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी टू मेक इंडियन रेलवे एफिशिएंट। ठीक है, कि इंडियन रेलवे का जो मॉडर्नाइजेशन है वो हमारे सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या कॉन्स्ट्रेंट है और क्या क्या सजेशन है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या बताएंगे कि इंडियन रेलवे जो है वर्ल्ड की, है ना, वन ऑफ द लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है ना, जो बैकबोन है एक लॉजिस्टिकल प्रोवाइड करने के लिए, साथ ही साथ पैसेंजर के मूवमेंट के लिए भी, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो फॉर दैट रीजन ऑल्सो रेलवे इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके लिए ही इसका जो मॉडर्नाइजेशन है, बिकॉज ऑफ इट्स सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस, इट्स मॉडर्नाइजेशन बिकम्स एसेंशियल, है ना।
और कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ाएगी। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स यू नीड टू मेंशन इन द इंट्रोडक्शन। अब कैसे ये पिवोटल है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और सेफ्टी के लिए? तो सबसे पहला, एनहांस फ्रेट एफिशिएंट एंड लॉजिस्टिक। तो अगर आप रेलवे को मॉडर्नाइज करोगे तो हमारे जो रोड ट्रांसपोर्ट है, सी ट्रांसपोर्ट है, उस पे जो बर्डन है वो बर्डन रिड्यूस होगा। कॉस्ट इफेक्टिव बल्क में आप कार्गो को मूव कर सकते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट? तो उससे जो लॉजिस्टिकल कॉस्ट आता है या फिर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो आता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन विल आल्सो कम डाउन। ये नेशनल कनेक्टिविटी और मोबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। जैसे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन जो हो गया, ये अर्बन रूरल इंटीग्रेशन बढ़ाएगा। साथ ही साथ लेबर मार्केट को और भी ज्यादा एनहांस करेगा और रूरल मोबिलिटी जो है, रूरल मोबिलिटी को भी एनहांस करने की कोशिश करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, जैसे मॉडर्न सिग्नलिंग सिस्टम, जैसे कवच हो गया। कवच ये इंडिजिनस ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जो क्रॉस रूट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन जॉब क्रिएशन और स्किल डेवलपमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, है ना? इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप होना है वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और भी ज्यादा बूस्ट करेगी। तो जैसे रेल कौशल विकास योजना है, ये यूथ में स्किल डेवलपमेंट देने का काम करता है। ओके, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के लिए काम करेगा। रेलवे जो है एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट मॉडल है। ओके, उससे हमारी एनर्जी सेविंग बहुत ज्यादा होती है। सो फॉर दैट रीजन ऑल्सो दिस मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे इज इंपॉर्टेंट। देन अर्बन डेवलपमेंट को इट विल बूस्ट, है ना? तो जो मॉडर्न स्टेशंस हैं, ये मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन और स्मार्ट टिकटिंग के ऊपर काम करता है, जिससे कॉमर्शियल स्पेसेस और भी ज्यादा बूस्ट करते हैं। तो जैसे प्रोजेक्ट लाइक रानी कमलापति जो हबीबगंज स्टेशन में है, ये सेट द मॉडल फॉर फ्यूचर रेडी ट्रांजिट हब्स। देन इंप्रूव पैसेंजर के एक्सपीरियंस को। अभी वंदे भारत में ट्रैवल करना कितना अच्छा लगता है, क्योंकि वहां पे जो मॉडर्निटी एक नेक्स्ट लेवल पे है। वाईफाई एनेबल्ड कोचेस हैं, बायो टॉयलेट्स हैं, ऑनलाइन केटरिंग सर्विसेज है, राइट? तो इससे जो हमारा एक्सपीरियंस है वो बढ़ जाता है। रिमेंबर that this time, this era is the era of experience economy, है ना? ये जो एरा है ये एक्सपीरियंस इकोनॉमी का एरा है। यहां पे आपका एक्सपीरियंस जिस तरीके का होगा, जैसा होगा, वैसे ही वो सेक्टर बूस्ट करेगा, वैसे ही वो सेगमेंट ग्रो करेगा। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो वो सेक्टर, वो सेगमेंट ग्रो नहीं करेगा। सो दिस इज द एरा ऑफ एक्सपीरियंस इकोनॉमी, और इसीलिए भी जरूरी है कि रेलवे में हमारे एक्सपीरियंस को बढ़ाने का। वंदे भारत, वाई वंदे भारत इज अ सक्सेस? बिकॉज उसका एक्सपीरियंस अच्छा है, right? So these are the points you need to mention here. Now, what are the steps taken by the government to modernize the railway? तो सबसे पहला electrification and renewable integration किया गया। तो over 85% of the broad gauge routes are electrified, है ना? सोलर और विंड एनर्जी का भी यूज किया जा रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस जो हाई स्पीड है उसे 40 से ज्यादा रूट्स पे चलाया जा रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स आर बीइंग सेटअप, जिससे जो नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन है, रेलवे का नॉर्मल मूवमेंट है, वो डिसरप्ट ना हो। स्पेशली इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स आर बीइंग डन, जिससे 40% तक की जो टाइम है ना, टाइम की बचत होगी। ओके, Then station redevelopment plan is being done under the अमृत भारत स्टेशन स्कीम। 13 से ज्यादा स्कीम को स्टेशंस को मॉडर्न एमिनिटीज के साथ, क्लीन एनर्जी सिस्टम और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के साथ डेवलप किया जा रहा है। डिजिटल इनिशिएटिव और एआई इंटीग्रेशन किया जा रहा है। ई टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स आर डन, एआई बेस्ड प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस आर बीइंग डन, है ना? फिर कवच जो कि ट्रेन के प्रोटेक्शन के लिए है ना? कोलिजन को अवॉइड करने के लिए है। 3000 किलोमीटर के रेल नेटवर्क में इसे डिप्लॉय किया गया है फॉर द सेफ्टी। देन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनिशिएटिव इज बीइंग डन फॉर द स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग, स्टेशन डिप्लॉयमेंट और लॉजिस्टिक पार्क्स के लिए पीपीपी मॉडल यूज किया जा रहा है। ग्रीन और स्मार्ट कोचेस आर बीइंग डन, है ना? जहां पे बायो टॉयलेट्स का क्रिएशन हो रहा है। सो ऑल दोज एस्पेक्ट्स आर बीइंग डन, ओके, टू मॉडर्नाइज दी रेलवे। अब स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए टू मेक इंडियन रेलवे मोर एफिशिएंट? तो मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन होना चाहिए। मेट्रो, बसेस, हर रूट से कनेक्टिविटी होनी चाहिए स्टेशन की। हाई स्पीड और रीजनल कनेक्टिविटी के ऊपर काम करना चाहिए, जैसे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन चलाए जा रहे हैं। ओके,
देन इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट होना चाहिए अंडर दी मेक इन इंडिया, लोकोमोटिव्स प्रमोट होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर और कमर्शियलाइजेशन और ज्यादा अच्छे से होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का यूज बहुत अच्छे से होने चाहिए, फ्रेट रेवेन्यू और ई लॉजिस्टिक को हम और भी बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं, है ना, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को और भी ज्यादा बेहतर हम बना सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट के ऊपर काम करना होगा, सो दैट एफिशिएंट uses of these things can be done, है ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर काम करना होगा, हमें जो फेयर है, टिकट की जो फेयर है उसे रैशनलाइज करने की जरूरत है, सो ऑल दोस थिंग्स नीड्स टू बी डन। ओके, तो ये सारे पॉइंट लिखने हैं, फिर आप कंक्लूजन बताएंगे कि इंडियन रेलवे का मॉडर्नाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लिए पॉलिसी इनिशिएटिव सही तरीके से लेने की जरूरत है, फाइनेंशियल बूस्ट होने की जरूरत है, प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है, एंड दैट शुड बी द टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना चाहिए, और हमें ट्रेन एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाने के ऊपर काम करना चाहिए। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स यू नीड टू मेंशन हियर, ओके, इन क्वेश्चन नंबर 11। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 सेज एग्रीकल्चर इज अ वाइटल सेक्टर फॉर इंडियाज इकोनॉमी बट फेसेस सेवरल चैलेंजेस, डिस्कस दीज चैलेंजेस एंड प्रपोज मेजर्स टू एड्रेस देम। कि एग्रीकल्चर वाइटल सेक्टर है और इसके चैलेंजेस क्या क्या है। तो इंट्रोडक्शन में आप एग्रीकल्चर के कंट्रीब्यूशन और सिग्निफिकेंस को बताएंगे। तो एग्रीकल्चर जो है ये इंडिया का स्टिल ऑलमोस्ट 50% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, है ना, अराउंड 17%, ये लगभग 45% लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, कंट्रीब्यूट करता है, जो कि 17% टू द ग्लोबल वैल्यू एडिशन, है ना। फूड प्रोडक्शन के साथ साथ ये न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को, रूरल इनकम को और सोशियो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लेकर के काम करता है। ओके, देखो आपको अपने आंसर में डेटा और फैक्ट्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि आपके जो व्यूज हैं वो तभी जस्टिफाइड होंगे व्हेन यू आर कॉम्प्लीमेंटिंग इट विद द डेटा एंड द फैक्ट्स। ओके, अब ये वाइटल सेक्टर कैसे है, तो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडिया में, है ना, लगभग आधी जनता इसमें है। फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी और सेफ्टी कौन प्रोवाइड करता है, एग्रीकल्चर, है ना, प्रोटीन रिच डाइट हम वहीं से तो लेते हैं। एक्सपोर्ट में ये बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, 11 to 12% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट किस चीज का है, इन्हीं का, एग्रीकल्चर का। ओके, तो वहां पे भी इनका रोल जो है वो काफी प्रोमिनेंट है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, राइट, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है दैट इज द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। रीजनल डेवलपमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर। इन्फ्लेशन के मैनेजमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर। सो इंडिया इज प्राइमरली एन एग्रेरियन इकोनॉमी। ओके, सो हर चीज के लिए, हर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए, इनफैक्ट सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए भी क्या इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर है। ओके, देन क्लाइमेट बफर और इकोसिस्टम के लिए काम करता है। अगर पेड़ पौधे ज्यादा होंगे तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये ग्लोबल वार्मिंग कम होंगी, राइट। फिर कल्चरल और सोशल आइडेंटिटी को भी और ज्यादा प्रमोट करता है। इतने सारे फेस्टिवल हम मनाते हैं, चाहे पोंगल हो गया, ओनम हो गया, मकर संक्रांति हो गया, बिहू हो गया, दीज आर दी एग्रेरियन फेस्टिवल। Okay, so these are the aspects that we need to look after. So agriculture is the not only the economic but the social aspects also, cultural aspects also. But there are certain challenges. Challenges क्या है, land fragmentation and low productivity. Okay, 80% से ज्यादा लोगों के पास सिर्फ 2 हेक्टेयर के लैंड है। Okay, that is one of the thing. Land holding size 1.08 हेक्टेयर है। फिर डिपेंडेंस ऑन मॉनसून। प्रणब मुखर्जी ने बाकायदे पार्लियामेंट में कहा था दैट आई एम नॉट द फाइनेंस मिनिस्टर, मॉनसून इज द फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो मॉनसून डिसाइड करता है कि एग्रीकल्चर किस तरीके का होगा, एंड स्टिल आवर डिपेंडेंसी इज वेरी हाई, 50% ऑफ ग्रॉस क्रॉप एरिया इज स्टिल रेन फेड, है ना। तो ये दैट इज द थिंग। लो रेम्यूनरेटिव प्राइसेस एंड मार्केट एक्सेस, एमएसपी जो है वो अभी भी बहुत कम है in comparison to the investment. Okay, then only 6% of farmers they are benefit from the MSP procurement. Okay, that is also the thing. Lack of institutional credit and indebtedness. तो एग्रीकल्चर में किसान लोग जो होते हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर से ज्यादा पैसे लेते हैं than the formal channel. Okay, then post harvest losses and weak infrastructure is there. India loses around 30 to 40% of perishable due to the lack of cold chain, warehouse, processing units, जिससे डिमांड सप्लाई मिसमैच होता है और इन्फ्लेशन आती है। देन इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन इज देयर। अब फर्टिलाइजर का प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, सीड्स के प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, इरिगेशन और लेबर चार्जेस बहुत हाई हो जाते हैं। इसकी वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इट इंक्रीजेस। ओके, सो दीज आर दी चैलेंजेस
देन देयर इज अ इनएडिक्वेट टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन, है ना। तो हमारे एफर्ट्स के बाद भी डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के बाद, डिस्पाइट एफर्ट्स लाइक डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, ड्रोन के अडॉप्शन, एआई प्रिसीजन फार्मिंग के बाद भी डिजिटल डिवाइड बहुत ज्यादा है इंडिया में, और उसकी वजह से इनका हम सही तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं। वी आर विटनेसिंग द सॉइल डिग्रेडेशन, ओके, सॉइल डिग्रेडेशन इज बीइंग डन, ऑलराइट। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर चैलेंज। अब मेजर्स क्या क्या लेने चाहिए एग्रीकल्चर के चैलेंज को बचाने के लिए? लैंड कंसोलिडेशन और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर काम करना होगा, तभी हम एग्रीकल्चर का सही तरीके से यूज कर पाएंगे। इरिगेशन सिस्टम और वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ानी होगी। जो पीएम किसान योजना, सिंचाई योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और अटल भूजल योजना जो है, उसका सही तरीके से यूज होना, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होना जरूरी है। एग्रीकल्चर मार्केट को जरूरी है एक्सपैंड होना जरूरी है, जिसमें हम ई नैम को और हार्ट को बेहतर और पूरे नेशनल लेवल पे एक्सपैंड कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना जरूरी है, जहां पे कोल्ड स्टोरेज, है ना, फैसिलिटी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इन सभी चीजों का डेवलप होना और विकास होना इज वेरी नेसेसरी। देन फेयर और टाइमली एमएसपी प्रोक्योरमेंट होना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट प्रोवाइड करना जरूरी है ना, नहीं तो किसान के ऊपर इंटरेस्ट का इतना ज्यादा बोझ लाद दिया जाता है कि उस बोझ, इंटरेस्ट के बोझ के में ही किसान दबे रह जाते हैं। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इसलिए जरूरी है। स्मार्ट एग्रीकल्चर करने की जरूरत है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने की जरूरत है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने की जरूरत है, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का यूज होना बहुत जरूरी है। इसलिए ये जो टेक्नोलॉजी डिवाइड है, इस टेक्नोलॉजी डिवाइड को दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए। सो दीज आर द पॉइंट्स यू नीड टू मेंशन हियर। फिर कंक्लूजन में आप बताएंगे कि इंडिया में अभी देयर इज अ डायर नीड ऑफ सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन एट अ मास लेवल। जिस तरीके से फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, उसी तरीके से सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन को मास लेवल पे करने की जरूरत है, ओके, जिससे हम इसके ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 12। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 सेज एग्जामिन द ट्रांसफॉर्मेटिव रोल ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन रूरल इंडिया, highlight the key challenges it faces and suggest roadmap for its inclusive development। देखो, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बेसिकली क्या है? सपोज करो कि तुम्हारे पास आलू है, तुमसे कोई एक आलू मांगने आता है, तुम्हारे पास बहुत सारे आलू रखे हैं, पोटैटो, तुमसे कोई पोटैटो मांगने आता है, कोई एक अगर पोटैटो मांगा, दो पोटैटो मांगा, क्या तुम उसके पैसे लोगे? नहीं लोगे। लेकिन वहीं अगर आपसे कोई चिप्स मांगने आता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी चिप्स की दुकान है ना, लेज की दुकान है, आपसे कोई लेज लेने आता है, तो आप वो बगैर पैसे लिए हुए नहीं दोगे। ठीक, ऐसा क्यों? क्योंकि आपने उसे प्रोसेस करके किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया है। इससे क्या हुई, जो पोटैटो आपकी पेरिश हो जाती, खराब हो जाती, उसे भी आपने बचाया और साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा इनकम आपने जनरेट किया। तो आप फूड को प्रोसेस करके यू आर क्रिएटिंग समथिंग एल्स, दैट इज व्हाट वी कॉल द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इससे फार्मर्स के इनकम भी बढ़ते हैं। ओके, सो इन्हीं चीजों को आपको अपने इंट्रोडक्शन में लिखना है कि फूड प्रोसेसिंग, हम वही टेक्निक्स को यूज करने हैं जहां पे फूड को हम किसी और चीजों में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी जो फूड की जो मार्केट साइज है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की, दैट इज एस्टिमेटेड टू रीच $1,274 बिलियन इन 2027, है ना। इसकी कंजम्पशन बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए इसका पोटेंशियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैव बिकम वेरी क्रूशियल, वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ इट्स यूजेस। व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेटिव रोल ऑफ दिस? तो ये फार्मर के इनकम को और भी ज्यादा ग्रो करता है ना। ऑपरेशन ग्रीन के थ्रू फार्मर जो है वो पेरिसेबल आइटम जैसे टोमेटो हो गया, ओनियन हो गया, पोटैटो हो गया, वो बढ़ाएगा, जिससे फार्मर्स की इनकम भी डबल होगी। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस इससे रिड्यूस होगा। इंडिया जो है 30 to 40% फ्रूट और वेजिटेबल्स को खो देता है इन द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, है ना। उसकी यूटिलिटी हो जाएगी, वेस्टेज रिड्यूस होगा, फिर रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट जो है इन द रूरल एरिया में इट विल जनरेट। इससे माइग्रेशन की जो समस्या है, माइग्रेशन की समस्या को भी कम किया जा सकता है, राइट। सो दैट इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ। Now it will also
promote the women entrepreneurship, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू, है ना, इनिशिएटिव्स अंडर पीएम एफएमई एंड डे दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के थ्रू ये विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करेगा। एग्रो बेस्ड एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होंगे, चाहे वो मैरीन प्रोडक्ट की हो या फिर मिल्क प्रोडक्ट की हो। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो गया, रोड्स बनेंगे, लॉजिस्टिकल डेवलपमेंट्स होंगी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी और फूड फोर्टिफिकेशन और भी ज्यादा डेवलपमेंट होगा। मिड डे मील स्कीम भी इससे बेहतर तरीके से काम कर सकती है। सस्टेनेबल और सर्कुलर इकोनॉमिक मोड्स को ये डेवलप करेगा। सर्कुलर इकोनॉमी मतलब क्या, जैसे मिल्क है, ठीक, मिल्क से आप पनीर क्रिएट करेंगे, ठीक है, पनीर से आप कुछ और चीज क्रिएट करेंगे, तो ये पूरा सर्कल में हो रहा है। ओके, सो दैट इज द थिंग, घूम फिर के आएंगे तो वेस्टेज जो है, वेस्टेज इससे कम होती है। सो दीज आर द एस्पेक्ट्स दैट कैन बी डन, बट देयर आर सर्टेन चैलेंजेस आल्सो। चैलेंजेस क्या क्या है, इसके सप्लाई चेन बहुत ही ज्यादा फ्रेगमेंटेड है, इसलिए ऑपरेशनल लेवल बहुत कम होती है। कोल्ड स्टेन और लॉजिस्टिकल जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा लिमिटेड है ना। अवेयरनेस नहीं और टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा कमी है। फाइनेंस और क्रेडिट की बहुत ज्यादा कमी है ना। जो मुद्रा योजना है वो इसके अंदर काम नहीं करता है। ओके, कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी कॉम्प्लायंसेस एफएसएसएआई के जो नॉर्म्स हैं वो बहुत ज्यादा रिजिड हैं। ओके, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत कम है, स्पेशली इन दी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इट इज नॉट being developed properly. Okay, so that is also the concern. Research and development food processing industry में बहुत कम होते हैं, so research and development itself is an issue in this particular aspect. Market access is very limited. अब होना क्या चाहिए इसमें, अब बैकवर्ड एफपीओ को हमें स्ट्रांग करके, फार्मर प्रोड्यूसर को, ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रांग करके हम बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। कोल्ड चेन फैसिलिटी होनी चाहिए, है ना, क्रेडिट फैसिलिटी होनी चाहिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट बेहतर तरीके से होना चाहिए, साथ ही साथ रिसर्च और इनोवेशन इसमें करने की जरूरत है। ओके, सो दीज आर द एस्पेक्ट्स दैट कैन बी अडॉप्टेड। फिर आप कंक्लूड करेंगे कि ये जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है ये एक एम्प्लॉयमेंट का बहुत अच्छा सोर्स है, फार्मर के इनकम को डबल करने का एक बहुत अच्छा सोर्स है, न्यूट्रिशन का ये एक बहुत अच्छा सोर्स है। ओके, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इसमें बहुत ज्यादा हो सकता है, तो इसकी ह्यूज पोटेंशियल है। इसलिए इसके जो इंस्टीट्यूशनल बॉटलनेक्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस हैं, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट हैं, उनको हमें दूर करने की जरूरत है, जिससे हम इसकी ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज कर सकते हैं। ओके, और कम्युनिटी सेंटर्ड अप्रोच अडॉप्ट करने की जरूरत है। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स यू नीड टू मेंशन इन द कंक्लूजन। सो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 13। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज नेट जीरो इमिशन टारगेट बाय 2070 assess the role of renewable energy in achieving energy security while reducing carbon intensity. Also highlight the challenges that it faces. हमें अपने कार्बन एमिशन को जीरो पे लेकर के जाना है बाय 2070। ठीक, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इंडिया की जो कमिटमेंट है नेट जीरो एमिशन का 2070 का, वो एक इंपॉर्टेंट है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, है ना, जहां पे हम फोकस करेंगे सोलर पे, विंड पे और हाइड्रो एनर्जी पे और बायोमास पे, क्योंकि अब रिन्यूएबल एनर्जी है जो कार्बन इंटेंसिटी को कम करेगा और एनर्जी सिक्योरिटी और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के आएगा। ओके, तो यही सारे पॉइंट्स आपको अपने इंट्रोडक्शन में लिखना है। Now what is the renewable energy status in India? तो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अप्रैल 2025 में अगर आप देखोगे तो इंडिया के पास जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है दैट हैज रीच्ड 220.10 गीगावाट, है ना। सोलर में इतना है, तो यू कैन सी द डेटा हेयर। फिर सोलर एनर्जी एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी में 24.5 गीगावाट तक 2024 अलोन में, है ना, बिकॉज ऑफ सहज बिजली हर घर योजना, है ना। देन विंड एनर्जी ग्रोथ बहुत ज्यादा हुआ है जहां पे 51.06 गीगावाट तक कैपेसिटी हमने डेवलप की है। हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा स्टार्ट हुआ। स्टेट लेवल पे भी गुजरात हैव इमर्ज द लीडिंग स्टेट इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। Okay, international collaborations are also being done to boost our renewable energy sources. गवर्नमेंट बहुत सारा स्कीम्स लेकर के आती है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, राइट। अब इसके रोल क्या है, अब देखो रिन्यूएबल एनर्जी ना हमारे एनर्जी जो सोर्स है उसको बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई कर देगा। अभी तक जो हम क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट है, हमारे सोर्सेज बहुत डाइवर्सिफाइड हो जाएंगे, विंड हो जाएंगे, हाइड्रो हो जाएंगे, सोलर हो जाएंगे। ओके, फिर इंपोर्ट डिपेंडेंसी भी कम होगी क्योंकि
रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके, कम हो जाएगा, एनर्जी एक्सेस डिसेंट्रलाइज हो जाएगा मल्टी ग्रिड होने की वजह से, इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब क्रिएशन तो होगा ही, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, है ना, ग्लोबल कमिटमेंट्स हम करेंगे। लेकिन इसमें ना कुछ चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट का है। दूसरा चैलेंज लैंड एक्विजिशन, इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए लैंड एक्विजिशन इज द मेजर चैलेंज। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की लिमिटेडनेस है, इश्यूज बहुत ज्यादा है ना, इंटरमिटेंट नेचर जो रिन्यूएबल एनर्जी का है जैसे सोलर का, विंड का, ये रोबस्ट एनर्जी स्टोरेज चाहिए, है ना, जो हाई कॉस्ट डिमांड करता है, और रेगुलेटरी चैलेंजेस आर आल्सो देयर। अगर पॉलिसी पैरालिसिस होगी देन इट विल नॉट बी डन, है ना, इट विल नॉट बी इंप्लीमेंटेड इफेक्टिवली। वर्कफोर्स की बहुत ज्यादा कमी है, फिर सप्लाई चेन डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स आर इटसेल्फ देयर in the renewable energy. If we will harness too much, then it will be and it will have a negative implication. Okay, ये हमारे environment को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। So these are the things. तो इसलिए नेट जीरो एमिशन टारगेट अगर हमें अचीव करना है 2025 तक का, इसके लिए हमें फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है ना, अपने पॉलिसी को और भी ज्यादा स्ट्रीमलाइन करके कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काम करना है, और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना है, जिससे हम इंक्लूसिव अप्रोच के साथ इसके फुल पोटेंशियल को रियलाइज कर सकते हैं। ओके, तो ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं अपने इस पर्टिकुलर आंसर में। So this is about question number 14. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, डिस्पाइट मल्टीपल पॉलिसी इनिशिएटिव्स, एयर पॉल्यूशन रिमेन्स अ परसिस्टेंट प्रॉब्लम इन इंडिया। आइडेंटिफाई द की इंप्लीमेंटेशन गैप्स एंड सजेस्ट मेजर्स टू इंप्रूव एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ये बेसिकली एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड है। तो इंट्रोडक्शन में आप एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड डेटा दोगे और बताओगे कि एयर पॉल्यूशन एक पब्लिक थ्रेट है क्लाइमेट स्टेबिलिटी के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, और हमारे प्लान्स भी हैं जैसे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है जो पॉल्यूशन रिवर को स्पेशली इन दी अर्बन एंड इंडोगेटिक प्लेन में कम करने की कोशिश करता है। ओके, अब ये कैसे एक प्रॉब्लम है, तो मल्टी सेक्टोरल और मल्टी सोर्स प्रॉब्लम है। एयर पॉल्यूशन जो है ना मल्टीपल सोर्सेज से होता है, व्हीकुलर एमिशन से, इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट से, कंस्ट्रक्शन के डस्ट से, क्रॉप बर्निंग से, हाउस होल्ड बायोमास से, है ना। ये सीजनल नेचर है पॉल्यूशन का जो और भी ज्यादा वर्सन कर देता है। तो पॉल्यूशन स्पेशली ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ड्यू टू इन्वर्जन, स्टबल बर्निंग, फायर क्रैकर्स के यूज, ये नवंबर से लेकर के दिसंबर तक के महीने में और भी ज्यादा वर्स हो जाता है। देन हाई अर्बनाइजेशन एंड पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज्यादा, अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन की वजह से भी जो एयर पॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ पॉलिसी का सही तरीके से इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपको दिल्ली और एनसीआर रीजन में फायर क्रैकर को बर्न नहीं करना है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा मोटिवेटेड लोग ने सुप्रीम कोर्ट के गेट पे जाकर के फायर क्रैकर को बर्न किया। ओके, तो इट शुड नॉट बी रिलेटेड विद द रिलीजन ऑल्सो। फिर पब्लिक अवेयरनेस बहुत कम है ना, मॉनिटरिंग सही तरीके से नहीं होती, और पॉलिटिकल अफेथी और इलेक्टोरल इनसेंसिटिविटी भी इसमें बहुत ज्यादा है। नाउ व्हाट आर द की इंप्लीमेंटेशन गैप क्या क्या है एयर पॉल्यूशन में? अगर आप देखोगे तो पुअर इंटरगवर्नमेंटल कोऑर्डिनेशन है ना, तो कोऑर्डिनेशन जो है, कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा कमी है एट म्युनिसिपल, स्टेट एंड सेंट्रल लेवल। फिर अंडर फंडिंग एंड रिसोर्स कॉन्स्टेंट बहुत ज्यादा है। तो नेशनल क्लीन एयर मिशन जो है प्रोग्राम है उसमें फंड ही नहीं है। सीएजी के फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग यूटिलाइजेशन वाज बिलो 40% इन सेवरल स्टेट्स, है ना, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर और भी ज्यादा क्रिपल कर गया। देन देयर इज अ लैक ऑफ सेक्टर स्पेसिफिक टारगेट्स, ठीक है। देन वीक रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट इज देयर, और साथ ही साथ जो क्वालिटी डेटा होना चाहिए ना, क्वालिटी डेटा भी अवेलेबल नहीं है। ओके, सो दीज आर दी मेजर चैलेंजेस दैट वी फेस इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। अब मेजर्स क्या लेने चाहिए टू इंप्रूव द एयर क्वालिटी? तो स्ट्रेंथन द नेशनल फ्रेमवर्क एंड CAQM मैंडेट। तो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के जो मैंडेट है कि अथॉरिटी को बाइंडिंग होना पड़ेगा, फिस्कल ऑटोनॉमी लानी पड़ेगी, दैट नीड्स टू बी इंप्लीमेंटेड। डेटा ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है ना। ग्रीन अर्बन प्लानिंग और मोबिलिटी बढ़ाने की जरूरत है। अगर हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी अच्छा होगा, देखो लोग अपनी गाड़ी से क्यों निकलते हैं? क्योंकि उनको पता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक तो टाइम लगेगा ज्यादा और दूसरा सीट मिलने की दिक्कत होगी। इसके लिए तो लोग अपनी गाड़ी से जाते हैं ताकि टाइमली पहुंच जाए और आराम से जाए, कंफर्टेबली जाए। अगर यही सुविधा सरकार दे दे,
है ना, तो दैट विल बी गुड, है ना। फिर एमिशन नॉर्म्स को इफेक्टिवली यूज करने की जरूरत है, फ्यूल एडॉप्शन की जरूरत है ना, सस्टेनेबल एग्रेरियन प्रैक्टिस को यूज करने की जरूरत है। उसके लिए आपको इंसेंटिव देना होगा। स्टेबल बर्निंग को, स्टेबल को हम बायोफ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। फॉर दैट प्रॉपर इंसेंटिव इज रिक्वायर्ड। ओके, फिर नेशन वाइड बिहेवियरल कैंपेन लाने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी, स्मार्ट टेक्नोलॉजी को यूज करना होगा, एरिया इनेबल्ड टेक्नोलॉजी को यूज करना होगा। ओके, सो दीज आर द एस्पेक्ट्स दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। तो ये सारे पॉइंट्स बताएंगे, फिर आप कंक्लूड करेंगे कि एयर पॉल्यूशन मैनेजमेंट जो है वो मल्टी सेक्टोरल और एक तरीके से ये डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच के हिसाब से हमें चलनी चाहिए। वन फिट सॉल्यूशन फॉर ऑल दैट शुड नॉट बी अडॉप्टेड, क्योंकि वन फुट सॉल्यूशन इसमें ये काम नहीं करेगा। ओके, इसके लिए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के साथ साथ प्रॉपर इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स यू नीड टू मेंशन इन द कंक्लूजन। सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 15। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। देखो, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, साइबर क्राइम हैज इवॉल्व्ड इनटू अ मेजर थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी एंड इंडिविजुअल प्राइवेसी इन द डिजिटल एज। एग्जामिन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम प्रिवलेंट इन इंडिया. What are the key challenges in combating them, and suggest measures that are required to build robust and resilient cyber security framework. ठीक है, this is what that the question is asking. तो इंट्रोडक्शन में आप साइबर क्राइम के बारे में बताएंगे कि साइबर क्राइम जो है एक बहुत बड़ा थ्रेट हो गया है। ये इंटरनेट के आने की वजह से और मोबाइल बैंकिंग की वजह से ये डिजिटल गवर्नेंस के लिए बहुत ज्यादा खतरा हो गया और इंडिया एक इसके रिस्क पे है साइबर थ्रेट के। ओके, अब डिफरेंट टाइप ऑफ साइबर क्राइम प्रिवलेंट इन इंडिया कौन कौन से हैं? तो आप देखोगे फिशिंग एंड ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड, आपके लिंक भेज देंगे और आपके सिस्टम को हैक कर लेंगे, यूपीआई को हैक कर लेंगे, दैट इज द थिंग। फिर रैंसमवेयर अटैक के थ्रू, है ना, एम्स में दिल्ली के डेटा को हैक कर लिया गया था। ओके, दैट इज द थिंग। फिर साइबर बुलिंग और ऑनलाइन हैरेसमेंट बहुत ज्यादा होते हैं, है ना, सो दैट इज द थिंग। आजकल तो और भी डिजिटल अरेस्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द एस्पेक्ट दैट इज बीइंग डन इन द साइबर रिलेटेड एस्पेक्ट। ओके, चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज बीइंग डन, है ना, डिस्पाइट हैविंग द पॉक्सो एक्ट। हैकलिंग बहुत ज्यादा होता है, आप किसी को भी ट्रोल करने लग जाते हो। साइबर टेररिज्म एंड एस्पियोनेज हैव बीन देयर। फेक न्यूज एंड सोशल इंजीनियरिंग, एआई जनरेटेड बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। अभी इंडिया और पाकिस्तान के वॉर में भी फेक न्यूज कितने ज्यादा फ्लड किया गया है, राइट। सो दैट इज द थिंग। देयर आर सर्टेन चैलेंजेस ऑल्सो। चैलेंजेस क्या है? साइबर फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा कमी है ही नहीं अवेलेबल। फिर क्रॉस बॉर्डर लिमिटेशन बहुत ज्यादा है और जुडिसडिक्शनल चैलेंजेस आर देयर। ओके, देन देयर इज अ गैप इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बावजूद देयर इज अ गैप। ओके, देन स्किल्ड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की बहुत ज्यादा कमी है। इंडिया को 1 मिलियन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की जरूरत है, वो अभी अवेलेबल नहीं है। अंडर रिपोर्टिंग एंड लो अवेयरनेस इज देयर। पीपल आर नॉट अवेयर कि डिजिटल फ्रॉड भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनके बीच में अवेयरनेस की भी बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। ओके, फिर इंक्रिप्शन एंड अनोनिमिटी टूल्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट। जुडिशियल रिस्पांस की जरूरत है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जैसे मल्टीपल बॉडीज, सर्टिन हो गया, एनसीआईपीसी, इन सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है और इनका इफेक्टिव रूप में एक साथ आकर के काम करना इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट आर द मेजर्स to build a robust and resilient cyber security framework? तो सबसे पहला comprehensive cyber security and data protection laws की जरूरत है, जहां पे डिजिटल प्रोटेक्शन डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 इसे एम करता है, हमारे प्राइवेसी और डेटा को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सर्टिन हो गया, उसे और भी ज्यादा बूस्ट करने की जरूरत है। फॉरेंसिक लैब्स को और भी बेहतर तरीके से डेवलप करने की जरूरत है। कैपेसिटी बिल्डिंग और पब्लिक अवेयरनेस की जरूरत है, जैसे साइबर सुरक्षित भारत ये कैंपेन लॉन्च किया गया था। ओके, सो दैट इज द थिंग। पुलिस को ट्रेन करना, जुडिशरी को सिट्रिन जैसे सीवीआई की जो प्लेटफॉर्म है उससे ट्रेन करने की जरूरत है। यूनिफाइड साइबर कमांड डेवलप करने की जरूरत है ना। नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी करने की जरूरत है जो इन चीजों को मॉनिटर कर सके। इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत होती है। सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करना और भी ज्यादा जरूरत है ना। साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन, फास्ट ट्रैक जुडिशियल मजिस्ट्रेट डेवलप करने की जरूरत है जो साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न्स को एड्रेस कर सके। ओके,
सो दीज आर द थिंग। फिर आप लास्ट में लिखेंगे कि ये जो साइबर क्राइम है ये एक तरीके का कोई थ्रेट नहीं रहा, बट इट हैज बिकम अ नेशनल सिक्योरिटी इशू। साइबर क्राइम हैव बिकम अ नेशनल सिक्योरिटी इशू। ओके, तो इसके लिए हमें रोबस्ट स्टेप उठाने की जरूरत है जिनसे इन चीजों को डील किया जा सके। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है इंडिजिनाइजेशन ऑफ द डिफेंस सेक्टर इज एसेंशियल फॉर नेशनल सिक्योरिटी, है ना। क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोमोट इंडिजिनाइजेशन इन द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। हाउ कैन इंडिया फर्दर एक्सेलरेट इज जर्नी टुवर्ड सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस। तो बेसिकली ये कह रहा है कि हमें हमारा जो सेक्टर है, हमारा जो डिफेंस है, उसे इंडिया में हमें डेवलप करना है, उसे इंडियनाइज करना है। ओके, तो जिसमें जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं उसे हमें अपने कंट्री में ही मैन्युफैक्चर और डेवलप करने की जरूरत है, जिससे हम कॉम्बैट के लिए रेडी हो सकें और सप्लाई चेन जो है वो हमारा सिक्योर हो सके। ओके, तो ये सारे पॉइंट आपको इंट्रोडक्शन में लिखनी है। फिर सब हेडिंग देकर के बताना है कि इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस सेक्टर क्यों एसेंशियल है। ये हमारे स्ट्रैटेजिक डिपेंडेंसी जो है वो रिड्यूस करेगा। जैसे अभी हम डिपेंडेंट हैं दूसरे कंट्रीज पे, फ्रांस पे, रशिया पे, यूएस पे, है ना, तो हमारी डिपेंडेंसी को कम करेगा, जिससे हम डिप्लोमेटिक चैनल पे और बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी और इनोवेशन लेकर के आएगा, है ना। डोमेस्टिक लेवल पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट विल टेक प्लेस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विल टेक प्लेस। फिर फास्टर अपग्रेडेशन होगा, कस्टमाइज होगा, है ना, हमारे इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल बेस बढ़ेंगे, वॉर टाइम के नीड्स को फुलफिल करेंगे, इंटरनेशनल सिक्योरिटी लेकर के आएंगे। सो ऑल दोस थिंग्स आर बीइंग डन, ओके, विल बी डन। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोमोट द इंडिजिनाइजेशन। तो हमने डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर लेकर के आए 2022 में, जो प्रायोरिटाइज करता है इंडियन प्रोडक्ट्स को कैरी करना, मेक इन इंडिया लेकर के आए हैं, है ना। फिर पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट हुआ है। सो 4 पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट कंप्राइजिंग ओवर 500 आइटम्स। एग्जांपल लाइट टैंक, कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसे रिलीज किया गया, जिसके लिए इंपोर्ट को हमने बैन कर दिया और बोला कि हम इसे डोमेस्टिक लेवल पे ही मैन्युफैक्चर करेंगे। फिर क्रिएशन ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इज बीइंग डन इन द उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु, जो एक डिफेंस एमएसएमई को क्रिएट करेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनेगा। फिर लॉन्च ऑफ इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस हैज बीन डन, है ना। जो एफडीआई और प्राइवेट सेक्टर की जो पार्टिसिपेशन है दैट हैज बीन इंक्रीज्ड इन दिस पर्टिकुलर थिंग, है ना। डिफेंस प्रोडक्शन was raised to 74% through automatic route and 100% via government approval. Okay, so FDI is being done in the defense segment as well through government route and the direct route also. So these are the things that is being done. फिर हम अपने DRDO के इकोसिस्टम को एक्सपर्ट कर रहे हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन के ऊपर काम कर रहे हैं, जो 1500 करोड़ 2016-17 से बढ़कर के 16,000 करोड़ पे आ गया 2022-23 में। ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट इज बीइंग डन। इंडिया फर्दर एक्सेलरेट इज जर्नी टुवर्ड सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस। कैसे कर सकता है? तो डिफेंस स्टार्टअप को सेटअप करके, डुअल यूज टेक्नोलॉजी को यूज करके, है ना, स्टार्टअप्स के थ्रू। इंडिजिनस सप्लाई चेन इकोसिस्टम को बढ़ा के, जिसमें हम सेमीकंडक्टर की यूज को बढ़ा सकते हैं टियर 1 एंड टियर 2 सिटीज। डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कैन बी डन, उसमें डिले हम नहीं कर सकते हैं। डीआरडीओ और इंडस्ट्री के कोलैबोरेशन से मिशन मोड मॉडल पे हम प्रोडक्ट्स को डेवलप कर सकते हैं। ऑफसेट encourage export, है ना, ऑफसेट ऑब्लिगेशंस बाय फॉरेन OEM एंड चैनल ऑफसेट इनटू हाईटेक एरियाज शुड बी डन। इंसेंटिव्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं। डिफेंस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कैन बी लॉन्च्ड एंड शुड बी डन, है ना, जिससे डिफेंस कैपेबिलिटीज और भी ज्यादा बेहतर तरीके से बढ़ाया जा सके। फिर सोवरेन डिफेंस टेक्नोलॉजी फंड नीड्स टू बी एस्टैब्लिश्ड। ओके, तो ये सारे चीजों पे के ऊपर काम किया जा सकता है, जिससे इंडिया की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं वो और भी ज्यादा बूस्ट करे, वो और भी ज्यादा डेवलप करे। ओके, यही बातें आपको अपने इंट्रोडक्शन में लिखनी है, सॉरी कंक्लूजन में लिखनी है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 सेज डिस्कस द रोल ऑफ इंडियाज सेमीकंडक्टर मिशन इन अचीविंग टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी। व्हाट चैलेंजेस डज इंडिया नीड टू एड्रेस। ठीक है, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है, तो इंट्रोडक्शन में आपको सेमीकंडक्टर के से रिलेटेड फैक्ट्स और इसके यूजेस के बारे में बताना है कि ये क्या है। ये फाउंडेशन है मॉडर्न डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का, है ना। इंडिया ने लॉन्च किया सेमीकंडक्टर इंडिया मिशन इन 2021 टू डेवलप डोमेस्टिक चिप इकोसिस्टम, और हमारी जो ग्लोबल सप्लाई चेन के ऊपर जो डिपेंडेंसी है
है ना, सेमीकंडक्टर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है साउथ कोरिया और चाइना पे, उसको रिड्यूस किया जा सके। अब इस इंडिया का रोल क्या है इन सेमीकंडक्टर मिशन, जिससे हम टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी अचीव कर सकते हैं? तो सबसे पहला ये इंपोर्ट डिपेंडेंस को हटाएगा। हम लोग अब 100% तक सेमीकंडक्टर को इंपोर्ट करते हैं इंडिया में फ्रॉम साउथ कोरिया, ताइवान, चाइना। नेशनल सिक्योरिटी और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ये बूस्ट करेगा, मिसाइल सिस्टम को इंप्लीमेंट करेगा, एआई टूल्स और टेलीकॉम इक्विपमेंट को बढ़ाएगा, राइट। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल इकोनॉमी से इंडिया में बूस्ट होगी। ग्लोबल टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट विल आल्सो इंक्रीज बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। फिर इंडिजिनस R&D एंड इनोवेशन के ऊपर हम काम करेंगे। जॉब ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इससे बढ़ेगा और इंडिया की जो ग्लोबल सप्लाई चेन है दैट विल आल्सो इंक्रीज। बट देयर आर सर्टेन चैलेंजेस आल्सो। चैलेंजेस क्या है? तो सबसे पहला कैपिटल इंटेंसिव नेचर एंड लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। ये जो सेमीकंडक्टर है ये कैपिटल इंसेंटिव है, इसमें ह्यूज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है इन द इनिशियल फेजेस। ओके, फिर इंडिजिनस फैब्रिकेशन कैपेबिलिटी बहुत है, इंडिया के पास एक्सपीरियंस की कमी है ना, तो उसके बेसिस पे डेवलप नहीं हो पाता है। ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन बहुत ज्यादा होता है कि जो इनपुट्स चाहिए जैसे एचिंग गैसेस, फोटो से लिथोग्राफी मशीन, ये सभी तो हमें इंपोर्ट करने पड़ेंगे। फिर स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है, टैलेंट गैप है, टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलीन रिस्क इज देयर, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। सो दीज आर द मेजर चैलेंजेस जिसकी वजह से ये अभी हमारा डेवलप होने में दिक्कत होता है, डोमेस्टिक मार्केट डिमांड नहीं है। तो क्या हम कर सकते हैं? इस पे डिजाइन लेड फेवर सिस्टम स्ट्रेटजी अडॉप्ट करने की जरूरत है, डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर स्किल मिशन लॉन्च करने की जरूरत है, जिससे हम ये जो टैलेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, स्किल्ड लेबर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकते हैं। रिलायबल इनपुट इकोसिस्टम डेवलप करने की जरूरत है, जिसमें केमिकल का, गैसेस का जो मटेरियल यूज होता है इसमें, उसमें हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के थ्रू उन चीजों की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। फास्ट ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दे सकते हैं, जो ग्लोबल टाई अप किया जा सकता है विद द डिफरेंट कंट्रीज जो इसमें चैंपियन है। डिमांड एग्रेशन और प्रोक्योरमेंट के ऊपर काम कर सकते हैं, इनोवेशन के ऊपर काम किया जा सकता है, और साथ ही साथ जो रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस है, रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस को भी ध्यान में रखा जा सकता है। तो ये सारे मेन पॉइंट में लिखेंगे, फिर आप कंक्लूड करेंगे कि आने वाला टाइम तो सेमीकंडक्टर का है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, जितनी ज्यादा हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, जितनी ज्यादा हाई स्पीड मोबाइल का यूज करेंगे, तो उन आने वाला समय तो इन्हीं चीजों का है, और उसके लिए सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट है। और सेमीकंडक्टर का डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हमें एक सोवरेनिटी, टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी प्रोवाइड करेगा। ओके, सो उसके लिए जो भी बॉटलनेक्स है उसे रिमूव करके और सॉल्यूशन के ऊपर काम करने की जरूरत है। सो दीज आर द पॉइंट्स यू नीड टू मेंशन इन द कंक्लूजन। सो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 18। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 says what were the major decision taken at COP29 on of UNFCCC, discuss their potential impact on global climate action, also analyze India's position in the recent summit। ओके, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कह रहा है। तो अब इंट्रोडक्शन में आप 29 समिट के बारे में बताएंगे कि 29 समिट हुआ था COP29 का, है ना, कहां पे? बाकू में। ये कहां? अजरबैजान में, जो नवंबर 11 2011 से लेकर के 22 तक हुआ था 2024 में। ओके, जो ग्लोबल क्लाइमेट के बारे में बात करता है। अब मेजर डिसीजन क्या लिए गए? टू एस्टैब्लिश अ न्यू क्लाइमेट फाइनेंस गोल, है ना। COP29 जो कंक्लूड हुआ उसमें ट्रिपल क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में बात किया गया फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, जो न्यू टारगेट सेट करेगा ऑफ 300 बिलियन एनुअली बाय 2035। जो प्रीवियस 100 बिलियन गोल है उसे हटाएगा, एंड एक्नॉलेज किया क्लाइमेट कॉस्ट को। फिर बाकू टू बेलम रोड मैप एस्टैब्लिश किए गए। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये बाकू टू बेलम रोड मैप लेकर के आया टू मोबिलाइज 1.3 ट्रिलियन एनुअली बाय 2035, है ना, फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेस लाइक पब्लिक, प्राइवेट, फिलैंथ्रोपिक सोर्सेस। ओके, देन ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द लॉस एंड डैमेज फंड को लेकर के बात कही गई, जिस COP27 से 29 में। ओके, so that is also one of the important decision that was being taken in this। फिर कार्बन मार्केट मैकेनिज्म को लेकर के बात कही गई, जहां पे पार्टीज ने कंसेंसस की कि जो कार्बन मार्केट है अंडर आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, ओके, उसके अंदर एक यूएन रजिस्ट्री जो करना होगा, जिसमें हम कार्बन क्रेडिट है उसको अच्छे तरीके से मेंटेन कर सके, उसका एक रेगुलेशन होना चाहिए और मेंटेन होनी चाहिए। ओके,
देन कमिटमेंट होनी चाहिए टू एनहांस्ड ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी को लेकर के बात कही गई। फिर अडेप्टेशन, फोकस ऑन अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज इज बीइंग डन, है ना, नेशनल अडेप्टेशन प्लान उसके लिए बनाने की बात कही गई है। फिर जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव इज बीइंग डन, जहां पे रिकॉग्नाइज किया गया जेंडर के रोल को इन द क्लाइमेट एस्पेक्ट्स। ओके, देन डिजिटलाइजेशन इन क्लाइमेट एक्शन इज रिक्वायर्ड, तो COP20 ने क्या किया, डिक्लेरेशन ऑन ग्रीन डिजिटल एक्शन इज बीइंग डन टू लेवरेज डिजिटल टेक्नोलॉजी, जिससे हम क्लाइमेट एक्शन को और बेहतर तरीके से एनहांस कर सकते हैं। सो दीज आर द डिसीजन दैट हैज बीन टेकन। अब इसके पोटेंशियल इंपैक्ट क्या होंगे, तो ये डेवलपिंग नेशन को एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा क्योंकि फाइनेंस को बढ़ाया गया है। क्लीन एनर्जी के ऊपर काम करेगा जिसे 1.3 ट्रिलियन एनुअली मोबिलाइज किए जाएंगे। फिर क्लाइमेट रेजिलियंस लेकर के आएगा, मार्केट बेस्ड सॉल्यूशन बढ़ाएगा क्योंकि अब यूएन बेस्ड कार्बन क्रेडिट की रिकॉर्डिंग होगी तो इससे ट्रांसपेरेंसी और भी ज्यादा बढ़ेगा। क्लाइमेट पॉलिसीज आएंगी, प्राइवेट सेक्टर को इंक्रीज किया जाएगा और फ्यूचर में इसकी बेहतर होगी। इंडिया का क्या पोजीशन रहा, इंडिया एडवोकेटेड फॉर इक्विटी एंड कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो तो पहले ही डेवलप हो चुके हैं एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट करके, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है, लेकिन कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करना। तो क्रिटिक टू क्लाइमेट फाइनेंस डील, इंडिया इसका क्रिटिक रहा। इंडिया ने इसका कंसर्न एक्सप्रेस किया बिकॉज ऑफ इट्स न्यू क्लाइमेट फाइनेंस गोल, जो हाईलाइट करता है कॉन्क्रीट कमिटमेंट्स को लेकर के फ्रॉम द डेवलप्ड नेशंस। ओके, फिर ऑपरेशनलाइजेशन और लॉस एंड डैमेज फंड को लेकर के इंडिया ने सपोर्ट प्रोवाइड किया। इंडिया ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात कही कि आप टेक्नोलॉजी मत दो बट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो। ओके, एम्फेसिस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर इंडिया ने बोला। रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स और भी बेहतर तरीके से लाने की बात कही इंडिया ने। ओके, So that is these are the thing। क्लाइमेट जस्टिस के बारे में इंडिया बात करता है और इंडिया बोलता है कि मल्टी पार्टी और मल्टीलैटरल क्लाइमेट एफर्ट्स होने चाहिए फ्रॉम ऑल द सेगमेंट्स, ऑल द सेक्टर्स ऑफ द कंट्री। ओके, सो ये सारे पॉइंट्स आप लिखेंगे। फिर आप बताएंगे कि जो COP29 रहा ये एक सिग्निफिकेंट ग्लोबल कमिटमेंट है। दिस इज अ सिग्निफिकेंट ग्लोबल कमिटमेंट जहां पे हर सेक्टर, हर पार्टी के लोग आते हैं एंड दे हैव डिस्कस्ड अबाउट द बेटर फ्यूचर। ओके, लेकिन इसके पॉलिसीज को और इसके आउटकम्स को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स यू नीड टू मेंशन इन द कंक्लूजन। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। सो क्वेश्चन नंबर 20 सेज, हाउ कैन AI बेस्ड सॉल्यूशंस इंप्रूव पब्लिक सर्विस डिलीवरी इन इंडिया? Also highlight the concerns surrounding the deployment of AI in governance and suggest possible solutions। ठीक है, कि AI बेस्ड सॉल्यूशंस कैसे लेकर के आएगा। तो इंट्रोडक्शन में आपको बताना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कितना इमर्जिंग है और हर चीज में कितनी चीजें लेकर के आ रहा है, कितनी न्यू चीजें लेकर के आता है। तो AI इज दी सनराइज इकोनॉमी, बेसिकली सनराइज इंडस्ट्री, और वो हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, हमारे डेली नीड्स की जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करता है ये पब्लिक। तो इससे कैसे बेनिफिट मिलेगा, हाउ इट विल इंप्रूव द पब्लिक सर्विस डिलीवरी। तो जो इससे ऑटोमेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम आएंगे, तो AI पावर चैटबॉट्स होगा, है ना, जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को यूज करके 24/7 पब्लिक ग्रीवांस रजिस्ट्रेशन करेगा, है ना। तो प्लेटफॉर्म्स लाइक CP Grams 2.0 इंटीग्रेटिंग AI टू रिड्यूस द रिस्पॉन्स टाइम एंड इंप्रूव सिटीजन सेटिस्फैक्शन। तो इससे जो बात होती है ना एक्सपीरियंस इकोनॉमी की, है ना, तो इससे हमारी जो एक्सपीरियंस है किसी भी सेक्टर का वो बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा आएगी फिर। ओके, सो दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। देन देयर विल बी अ प्रेडिक्टिव गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग। ओके, सो AI कैन एनालाइज द लार्ज डेटाबेसेस, ये लार्ज डेटाबेस को एनालाइज कर सकता है। जैसे AI बेस्ड फोरकास्टिंग जो है फसल बीमा योजना में, इसने क्लेम सेटलमेंट के ऊपर काम किया। हेल्थ केयर के डिलीवरी में और भी अच्छा काम कर सकता है। टूल्स लाइक E-संजीवनी, iBreast एग्जाम, ये सब AI है फॉर अर्ली डिटेक्शन, है ना, जिससे ट्यूबरक्लोसिस को अर्ली हम डायग्नोज कर सकते हैं। आयुष्मान भारत के साथ इसे लिंक करके और अच्छे से यूज किया जा सकता है।
वेलफेयर टारगेटिंग और लीकेज को हटा सकते हैं, जैसे पीएम किसान हो गया, एलपीजी योजना हो गया, है ना। तो इसके यहां पे एआई को हम यूज करके जो बेनिफिशियरी है उन तक हम डायरेक्टली चीजों को पहुंचा सकते हैं। देन वी कैन ऑप्टिमाइज द अर्बन सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी फैसिलिटी। तो स्मार्ट सिटी में एआई को यूज करके ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। तो बेंगलुरु और पुणे ने एआई ड्रिवन सीसीटीवी कैमरास को इंस्टॉल किए हैं, ओके, फॉर ट्रैफिक मैनेजमेंट। जुडिशियल और लीगल प्रोसेस में भी एआई का यूज हो सकता है। तो एआई टूल लाइक सुपे, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी, से जजेस को लीगल रिसर्च मिलने में हेल्पफुल होता है। अब चैट जीपीटी क्या है? दैट इज एआई चैटबॉट। अब आपको कोई भी बुक पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस चैट जीपीटी पे डाल दो कि इसकी समरी क्या है, मेन क्रक्स क्या है, आपको चीजें मिल जाएगी। बहुत लोग रिसर्च करते हैं। एग्रीकल्चर में एआई का यूज हो सकता है, ओके, बट देयर आर कंसर्न्स आल्सो। कंसर्न्स क्या है? डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी सिक्योरिटी, है ना। सो बहुत डेटा जो सेंसिटिव डेटा है कहीं वो गलत जगह पे ना चला जाए। फिर एल्गोरिदम बायस और डिस्क्रिमिनेशन कैन बी डन, है ना। देन ओपेसिटी एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इज देयर। फिर डिजिटल डिवाइड एंड एक्सक्लूजन, हर किसी के पास डिजिटल कनेक्टिविटी है ही नहीं। ओवर रिलायंस ऑन ऑटोमेशन, एक्सेसिव डिपेंडेंस अगर एआई पे हो जाएगा तो हम डीह्यूमनाइज हो जाएंगे। देयर विल बी अ डीह्यूमनाइजेशन ऑफ गवर्नेंस, ओके। तो एम्पैथी जो होती है, एम्पैथी समटाइम्स इट विल बी लॉस्ट, व्हिच विल नॉट बी गुड फॉर द सोशल अरेना, ओके। फिर साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा ब्रीच रिस्क विल बी देयर। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और एथिकल इश्यूज विल देयर, है ना। अब इसके सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे, हो सकते हैं। तो सबसे पहला कॉम्प्रिहेंसिव एआई एंड डेटा प्रोटेक्शन लॉ लेकर के आने की है। हमें डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो 2023 में आया था उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। एथिकल एआई गाइडलाइंस लाने की जरूरत है इन द पब्लिक यूज, ओके। तो जैसे नीति आयोग रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर ऑल जो है उसे बेहतर तरीके से काम करने की जरूरत है। डिजिटल डिवाइड के ऊपर काम करने की जरूरत है, जिससे भारत नेट जो है, भारत नेट को और एक्सपैंड करना चाहिए। कॉमन सर्विस सेंटर्स ओपन होने चाहिए। एआई गवर्नेंस कैपेसिटी इंप्रूव करने की जरूरत है। ट्रांसपेरेंट एआई सिस्टम लाने की जरूरत है। ऑडिटेबल एआई एल्गोरिदम होना चाहिए, है ना। पार्टिसिपेटरी और इंक्लूसिव डिजाइन होना चाहिए। द सिविल सोसाइटी शुड बी देयर। और साथ ही साथ हमें अपने साइबर सिक्योरिटी को भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, जिससे एआई से रिलेटेड कोई भी डेटा से रिलेटेड अगर इश्यूज आते हैं दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ, ओके। और साथ ही साथ अपने इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और डिप्लोमेसी में भी को भी बहुत ज्यादा फोस्टर करने की जरूरत है। बहुत ग्लोबल बॉडी जैसे ओईसीडी हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, G20 एआई वर्किंग ग्रुप्स हो गया, इनके साथ इंडिया काम कर सकता है और क्रॉस बॉर्डर जो एआई से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उनको डील कर सकता है, ओके। सो दीज आर द पॉइंट्स यू नीड टू मेंशन हियर। फिर आप कंक्लूजन में बताएंगे कि एआई जो है एक पावरफुल टूल किट है जो गवर्नेंस को रिवोल्यूशनराइज करेगा, पब्लिक सर्विस डिलीवरी को रिवोल्यूशनराइज करेगा, और हम अगेन रिपीटेटिव मोड पे मैं कह रहा हूं एक्सपीरियंस इकोनॉमी, ये एक एक्सपीरियंस इकोनॉमी की तरफ लेकर के जाएगा, जिससे कोई भी सेक्टर बेहतर तरीके से मूव कर सकती है, बेहतर तरीके से काम कर सकती है। हमारा लीगल इंस्टीट्यूशन और कोई भी हर सेक्टर में एआई के यूज से हम उसकी जो आउटपुट है उस आउटपुट को बढ़ा सकते हैं, okay. So these are the points you need to mention in the conclusion, all right. On this note we have discussed from question number 1 to question number 20 in detail, जहां पे हमने देखा कि इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, मेन पार्ट कैसा होना चाहिए और बॉडी किस तरीके, और कंक्लूजन आप किस तरीके से लिखेंगे, इसे हमने डिटेल में डिस्कस किया। याद रखिएगा आपके पॉइंट्स तभी अच्छे तरीके से वैलिडेट हो पाएंगे व्हेन यू आर सपोर्टिंग इट विद फैक्ट्स। तो इसलिए फैक्ट्स का इंटीग्रेशन पॉइंट्स में बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो ऑल दोज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन आवर टुडेज सेशन। सो डन फॉर द डे। आई होप कि आपने इस सेशन को अच्छे से समझा होगा। सभी जो टॉपिक्स थे, सभी जो क्वेश्चंस थे, उनकी आपकी रिवीजन और अच्छे से प्रैक्टिस हुई होगी, ओके। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।